यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। अध्याय 491 में बस यहाँ से गुजर रहा था। सार्थक ने जब शांतनु को देखा तो वह दंग रह गया। सौभाग्यवश शांतनु अभी भी ड्रैगन नाव पर था। अगर यह मंदबुद्धि व्यक्ति अकेले ही समुद्र में जाने की जिद करता तो उसे सचमुच नहीं पता होता कि दाओ उसे कहाँ ढूंढने जाता। सच कहें तो सार्थक को दाओ का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। शांतनु जरूर ड्रैगन नाव पर रहे होंगे, लेकिन अगर वे छोटी नाव से आए और ड्रैगन नाव से उनका सामना हुआ तो ड्रैगन नाव के अलावा वे और कहाँ जा सकते थे। इसलिए उन्हें लगा कि ड्रैगन नाव पर सवार होने के लिए शांतनु ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। इसी क्षण केकड़े ने खाना बंद कर दिया और उसके मुंह में मौजूद केकड़े के अंडे बाहर गिर गए। शांतनु ने अचानक बाधा हटा दी और सार्थक को गले लगा लिया। सार्थक ने झट से चकमा दिया और गुस्से में उससे लात मारी। मुझसे दूर रहो, मैं लार टपकाने वाले कमीनों को गले नहीं लगाता। अरे ही हा हा हा। शांतनु खिलखिलाकर हंस पड़ा। उससे ज्यादा उत्साहित तो कोई नहीं था। सुन रुओ और बाकी दोनों पूरी तरह से अवाक रह गए। शांतनु ने सार्थक की छाती पर जोर से घूंसा मारा और कहा, अरे सुनो, अगर तुम नहीं आए तो मैं बाहर जाकर अपनी जान बचाने के लिए लड़ूंगा। सार्थक ने दांव का उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम लोहे के सिर वाली मछली पर दांव लगा रहे हो? क्या तुम छोटी नीली मछली खाने पर दांव लगा रहे हो? सावधान। जब सार्थक हंस रहा था और गालियां दे रहा था तभी उसने वांग बैवान को उसे याद दिलाने के लिए बोलते हुए सुना। हालांकि सार्थक ने बिना सिर घुमाए ही एक मुक्का मारा। आध्यात्मिक ऊर्जा के तीव्र प्रवाह से 7-8 नीले रंग के परग्रही मनुष्य पीछे की ओर उड़ गए और जमीन पर कई बार लुढ़के। सार्थक मुस्कुराया, अब आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। शांतनु ने उमड़ते हुए परग्रही मनुष्यों को आश्चर्य से देखा और विस्मय से पूछा, आपने हम पर हमला किया? सार्थक ने चिढ़कर कहा, बकवास। मैंने तुम्हें बाहर कितनी ही बार आवाज दी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे अंदर आवाज देनी पड़ी। मैंने ऊपर वाली मंजिल पर किसी को कहते सुना कि जहाज पर चढ़ने के बाद 1 दर्जन लोग नीचे वाली मंजिल पर चले गए। शांतनु ने झटपट सार्थक को अपनी ओर खींचा, फिर हाथ के इशारे से उसने समूह के चारों ओर एक घेरा बना दिया। चलो भाइयों, पहले कुछ खा लेते हैं। मेरा मुंह इतना बेस्वाद हो गया है कि मानो हड्डियों तक पानी आ रहा है। सुन रुओ और बाकी लोग जल्दी से रास्ता बनाते हुए सार्थक को हैरानी से देखने लगे। वे अब भी पूरी तरह से अचंभित थे। आखिर किसने सोचा था कि दाव अचानक इस तरह प्रकट हो जाएगा? इतना बड़ा मछली पकड़ने का इलाका और इतने सारे लोगों में से यही आदमी क्यों आना था? सुन रुओ ने शांतनु को खींचा, सार्थक की ओर देखा और सावधानीपूर्वक दाव से पूछा, कौन है, कौन है? शांतनु का चेहरा तुरंत एक दमक से चमक उठा, मेरा भाई, हाँ हाँ हाँ, मेरा भाई सार्थक। सार्थक ने उत्सुकता से समूह की ओर देखा, तभी उसने देखा कि शांतनु एक एक करके दाव का परिचय दे रहा है। सन रुओ, वांग बायवान, लियू फेनफा, पहले तो काफी लोग थे लेकिन अब हम 4 ही बचे हैं। सार्थक ने हल्के से सिर हिलाया, मैं समझ गया। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुमने सिर्फ 2 या 3/10वें हिस्से की ही ताकत खोई है। वाह वाह, क्या ये संतोषजनक नहीं है? क्या तुम पागल हो गए हो? अगाध दरार की ओर भाग रहे हो? शांतनु ने बेबसी से कहा, तो फिर मुझे भी दूसरी जगहों पर भागने का मौका चाहिए। ग्लग। तभी लियू फेनफेन के पेट में गुड़गुड़ाहट हुई और उसने तुरंत जमीन पर पड़े बड़े केकड़े की ओर देखा। इससे पहले कि सार्थक उसे खाने के लिए झपट्टा मार पाता, उसने कच्चे केकड़े को बाढ़ के बाहर फेंक दिया। देखते ही देखते नीले रंग के एलियंस का एक बड़ा समूह उस पर टूट पड़ा। देखते ही देखते विशाल केकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए और जमीन पर गिरे उसके रस को भी कुछ लोग चाटने लगे। अरे अरे अरे, यही हमारा एकमात्र भोजन है। सुन रुओ और अन्य 2 लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और सार्थक की ओर उनकी निगाहें तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गईं, यहां तक कि उनमें हत्या का इरादा भी झलक रहा था। सार्थक ने दाव को हल्की सी मुस्कान दी, दाव, क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस चीज को कच्चा खाया जा सकता है? सुन रुओ का चेहरा ठंडा पड़ गया, क्या तुम जानती हो कि दाव के साथ यहाँ भोजन कितना कीमती है? शांतनु ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया, हंसा और कुछ नहीं कहा। वह बस जमीन पर बैठ गया और सार्थक की ओर हाथ बढ़ाया। सार्थक ने उन पर पीले रंग के रक्त समुद्री खीरे के चिप्स का एक गुच्छा फेंक दिया। शांतनु के होंठ सिकुड़ गए, ये खाने का कैसा तरीका है?
तुम यहाँ हो और फिर भी तुम्हारे पास व्यंजनों का अध्ययन करने का समय है। सार्थक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूं? बैंग बैंग, नॉक बैंग, नॉक बैंग। कुछ क्षण पहले तक सन रुओरुओ और उसके दो साथी मारने की मंशा में व्यस्त थे, लेकिन अब वे तेजी से आलू के चिप्स अपने मुंह में ठूंस रहे हैं, मानो उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने उन्हें जल्दी नहीं खाया तो चिप्स खत्म हो जाएंगे। इसी बीच सार्थक ने शांति से बड़े बर्तन को खाली किया, उसमें से एक पीला रक्त समुद्री खीरा और दर्जनों मसाले निकाले। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें लगभग फटी रह गईं। आओ, लियू फेनफेंग ने कहा, पीला रक्त समुद्री खीरा, ये तो ऊर्जा से भरपूर है। वांग बाईवान का शरीर अकड़ गया और सार्थक को लगा कि यह लड़का किसी भी क्षण खुशी के आंसू बहाने वाला है। गटक, क्या मैं वाकई सपना तो नहीं देख रहा? सन रुओरुओ अपने पैरों को पीछे करके जमीन पर बैठ गया, उसके हाथ लगभग पीले रक्त समुद्री खीरे को अपनी बाहों में पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। शांतनु ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, तो फिर तुम ही क्यों नहीं कर लेते? टकराना। सार्थक ने आलू के चिप्स का एक टुकड़ा खाया और उसकी खून पीने वाली तलवार अपने आप हवा में तैरने लगी, जिसके बाद तेजी से काटने की आवाज आई। पैन में मछली का तेल डाला गया, जो थोड़ी देर तक उबलता रहा और मसाले उसमें गिरते ही चटकने लगे। समूह को ये सब दुनिया के सबसे मधुर संगीत जैसा लगा। पीले रंग का समुद्री खीरा बर्तन में डालने से पहले ही बेहद सुगंधित था। उसकी भरपूर खुशबू से सुन रुओरुओ और बाकी सबकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही पीले रंग के रक्तमय समुद्री खीरे को टुकड़ों में काटकर बर्तन में डाला गया, आग की लपटें उठ उठी और सार्थक ने उसे कड़ाही में उछालना शुरू कर दिया। ग्लग, सुन रुओरुओ रोई, और इस बार वह सचमुच रोई। भाई, अब से तुम मेरे भाई हो। लियू फेनफेंग ने सार्थक के पैर को गले लगा लिया। भाई, मैं अब और कुछ नहीं कह रहा, अब से मेरा जीवन तुम्हारा है। वांग बाईवान के मुंह में पानी आ रहा था और उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। शांतनु ही थे जो एक साथ हैरान और परेशान थे। आप सभी को देखो, मुझे देखो, क्या मैं रोया? क्या मैं घबरा गया? मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया हूं, मैं बहुत शांत हूं। सार्थक ने दाव पर व्यंग्य करते हुए कहा, शांतनु, मेरे बर्तन में अपने पंजे मत घुसाओ। इसके बाद जो कुछ हुआ वह सचमुच इंद्रियों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। बेशक अगर बैरियर के बाहर इतने सारे नीले एलियंस इधर उधर न भाग रहे होते तो यह और भी बेहतर होता। शांतनु और उनके 3 साथी पहले से ही पेट भरकर भोजन कर रहे थे। दिखावे की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, पेट भरने से पहले तो दिखावे का कोई महत्व ही नहीं था। सार्थक ने सिर्फ दिखावे के तौर पर 2 टुकड़े खाए और फिर रुक गया। वह बीच बीच में एक आलू का चिप्स मुंह में डालता और उन चारों को पीले रंग का समुद्री खीरा चट करते देखता रहता। आधा खाना खाने के बाद ही उन चारों में ऊर्जा का जबरदस्त संचार हो रहा था। उनके चेहरे लाल हो गए थे और उनके शरीर बेहद तेजी से ठीक हो रहे थे। दुर्भाग्यवश सन रुओरुओ और उसके दोनों साथी बहुत कमजोर थे। सबसे मजबूत वांग बाईवान केवल पीक एंगल स्तर पर था, जबकि सबसे कमजोर सन रुओरुओ केवल इंटरमीडिएट एंगल स्तर पर था। हालांकि सार्थक को आश्चर्य हुआ कि शांतनु अभी भी बड़े चाव से खा रहा था। उसके अंदर ऊर्जा का संचार होने के बावजूद वह रुका नहीं। अरे जैड, तुम किसी भी क्षण सफलता हासिल कर सकती हो, एक उच्च स्तरीय मछुआरे की निशानी। शांतनु ने दाव से बुदबुदाते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो? अगर यह अभागा स्थान न होता तो मैं बहुत पहले ही सफलता प्राप्त कर चुका होता। हालांकि शांतनु का शरीर सार्थक के शरीर के सामने फीका पड़ जाता है। अगर 4 लोग मिलकर एक पीला समुद्री खीरा खा लें तब भी 1/3 बच जाता है। ये सब लोग हाथों से खाना खा रहे थे। कौन जाने क्या दाव के लार या किसी और गंदी चीज का कोई निशान बर्तन में था। सार्थक ने दाव से तिरस्कारपूर्वक कहा, जो भी सबसे आखिर में खाना खत्म करेगा उसे बर्तन धोना पड़ेगा। बर्तन धोना। लियू फेनफेंग और अन्य 2 लोगों ने आश्चर्य से सार्थक की ओर देखा। सार्थक ने दाव को आंख मारते हुए कहा, अरे, मैं बचा हुआ खाना नहीं खाता, तुम इसे फेंकने जा रहे हो। सुन रुओरुओ अचानक खड़ी हो गई और आश्चर्यचकित होकर सार्थक को घूरने लगी। शांतनु अवाक रह गया। तुम सब बैठ जाओ, बाकी सब अपने अपने समुद्री को निगलने वाले खोलों में समा सकते हो। हम, क्या ये ठीक है? सार्थक ने हाथ हिलाकर दाव से कहा, इसे ले लो, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। ये सुनकर समूह को ये बात अजीब लगी, भला कौन तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में आकर इतनी सारी समुद्री सामग्री को समुद्री शंखों में भरकर रखेगा।
समुद्री शंखें इतनी छोटी ही होती हैं, क्या इन्हें अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए बचाकर नहीं रखना चाहिए? ये देखकर कि उनका शरीर फिर से स्वस्थ हो रहा है और उनकी हालत तेजी से सुधर रही है, सार्थक ने दाव से पूछा, क्या हुआ? मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारा मलबे के गड्ढे में एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हें बचाने जा रहा था, लेकिन तुम सीधे रसातल की दरार में घुस गए। इसलिए मैं पहले रचित को ढूंढने चला गया। शांतनु ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मेरी किस्मत बहुत खराब है। शांतनु की व्याख्या कुछ देर सुनने के बाद सार्थक को अंततः दाव की व्याख्या समझ में आ गई। दरअसल बहते पत्थरों का गड्ढा ही ड्रैगन बोट के खनिज भंडारों का स्रोत रहा था। लेकिन इतनी बड़ी खदान को खोदने के लिए हमेशा किसी न किसी की जरूरत होती है ना? इसलिए वहां हमेशा से कुछ लोग रहे होंगे। दुर्भाग्य से शांतनु सबसे पहले इस जगह पर पहुंच गया। हालांकि इस व्यक्ति ने मलबे के गड्ढे से एक अवसर खोज निकाला। चूंकि वहां अन्य लोग भी मौजूद थे, इसलिए शांतनु ने केवल इतना ही बताया कि यह अवसर सीलिंग तकनीकों और युद्ध विधियों से संबंधित था। सार्थक ने स्वाभाविक रूप से आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। तभी सार्थक को पता चला कि शांतनु ने विद्रोह में कुछ दर्जन लोगों का नहीं, बल्कि 600 से अधिक लोगों का नेतृत्व किया था। उस लड़ाई में लगभग 400 लोग मौके पर ही मारे गए और चट्टानी गड्ढे पर खून के धब्बे लग गए। पीक एंगलर में कम से कम 30 लोग मारे गए। हालांकि ड्रैगन बोट ने इस घटना को लेकर कोई खास हंगामा नहीं किया, इसलिए बाहरी दुनिया को इसके बारे में एक मामूली घटना के रूप में ही पता चला और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाद में शांतनु और उसके साथियों ने लड़ते हुए वापस लौटने का रास्ता बनाया और जो बच गए वे सभी अत्यंत कुशल योद्धा थे। दुर्भाग्यवश सबसे शक्तिशाली योद्धा भी पीक एंगलर्स के एक समूह के पीछा करने से नहीं बच सके। इसलिए उनके पास एबिसल फिशर में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सब कुछ समझाने के बाद शांतनु मुस्कुराया और बोला, शुक्र है तुम आ गए, अब हम आखिरकार जा सकते हैं। हालांकि सार्थक ने सिर हिलाकर कहा, आप जा सकते हैं, मैं बस यहां से गुजर रहा हूं। छी, ऐसी बेवकूफी मत करो, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम बस यहां से गुजर रहे थे? सार्थक ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था और संयोगवश आपकी जान बच गई। मुझे अभी इस इलाके में और अंदर जाना है। अध्याय 492 कोहरे में रहने वाले जीव। शांतनु स्तब्ध रह गया। वांग बाईवान और उसके दोनों साथी पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या आप इस तरह की जगह की खोज जारी रखना चाहते हैं? आप तो मानो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सार्थक ने मन ही मन शांतनु से कहा, मेरे पास जाने का एक कारण है। शांतनु का चेहरा गंभीर हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुन रुओ ने हैरानी से कहा, क्या तुम पागल हो? शांतनु हंसे और बोले, डरने की क्या बात है? अगर मैं डरता तो कब का मर गया होता, अब तक जिंदा कैसे हूं? सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर आपके पास कोई रास्ता है तो इन लोगों को बाहर निकालो। शांतनु के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। अगर मैंने आपको नहीं देखा होता तो बात अलग होती, लेकिन आप मेरे ठीक सामने हैं, मैं आपको अंदर कैसे आने दे सकता हूं? सार्थक ने हैरानी भरे भाव से दाव से पूछा, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि अंदर और भी ज्यादा खतरा है। दाव, क्या रसातल दरार का सबसे बड़ा खतरा यही नहीं है कि उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी? शांतनु ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगाध दरार में इतने सारे लोगों की मौत का सीधा कारण वास्तव में ऊर्जा का क्षय है। वापसी के रास्ते में समुद्र का एक ऐसा हिस्सा आएगा जहां मछली पकड़ने वाली नावें नियंत्रण में नहीं रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बस इतना ही है तो कई प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से जीवित बच निकलेंगे। बशर्ते वे मारने और शवों को संरक्षित करने में पर्याप्त निर्दयी हों, तो वे तैरकर बाहर निकल सकते हैं। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। बिल्कुल सही। जब ड्रैगन नाव आई थी तब उसमें 180,000 लोग सवार थे, और ड्रैगन नाव में खाने की सबसे कम कमी होनी चाहिए थी, तो फिर उनमें से कोई बाहर क्यों नहीं निकला? इसके अलावा क्या समुद्र का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां मछली पकड़ने वाली नावें नहीं जा सकती थीं? तो ड्रैगन नाव उस क्षेत्र को पार करने में कैसे कामयाब हुई? सार्थक को अचानक एहसास हुआ कि वह यहां की भयावहता को समझने से बहुत दूर है। उसे लगा कि आगे और भी बड़े खतरे आने वाले हैं। सार्थक मुस्कुराया और दाव से बोला, चलो पहले यहां से निकल चलते हैं। वैसे क्या इन नीले रंग के लोगों के लिए कोई उम्मीद है? शांतनु ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है। मछली रखने के पहले स्तर से ऊपर वाले शायद बच जाएं, लेकिन नीचे वालों का मरना लगभग तय है।
वांग बाईवान ने आह भरी, भाई हान, तुमने नहीं देखा कि वे एक दूसरे को कैसे मारते और खा जाते हैं? उन्हें अब इंसान नहीं कहा जा सकता। सार्थक ने सोचा, वे छोटी नीली मछली को क्यों नहीं खाते? लियू फेनफेन ने अपना पेट सहलाया, जो अब ढीला नहीं था, और कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने नीली मछली खाई थी। ऐसा नहीं है कि नीली मछली नहीं खानी चाहिए, बल्कि उन्हें बिना संयम के नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा नीली मछलियां खा ली जाए तो आप और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। अंत में उन्हें मछली पकड़ना भी नहीं आएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कोई नीली मछली नहीं पकड़ पाएंगे और इसलिए वे एक दूसरे को मार डालेंगे। सार्थक ने गहरी सांस ली, ये चलो पहली मंजिल पर चलते हैं। मुझे लगता है कि पहली मंजिल से ऊपर के लोगों को अभी भी बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं था कि सार्थक सहानुभूति से भरा हुआ था, बल्कि ये लोग वास्तव में निर्दोष थे, उन लोगों के विपरीत जिनसे वह पहले मिला था, जो सभी उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे और अधिकतर पागल हो चुके थे। सार्थक को बस इतना महसूस हुआ कि लोग युद्ध में मर सकते हैं, लूटपाट में मारे जा सकते हैं या मछलियों द्वारा खाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह दयनीय ढंग से भूख से मरना नहीं चाहिए। अब जब चारों ने अपनी चरम अवस्था पुनः प्राप्त कर ली थी, तो उन्हें बाहर जाने से डर नहीं लगता था। आखिरकार नीली त्वचा वाले परियों और प्रथम स्तर से ऊपर वालों की शक्ति पहले की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम हो गई थी। वास्तव में सार्थक के 5 साथियों में से कोई भी उन्हें आसानी से मार सकता था। सार्थक के मन में यह सवाल उठने लगा, क्या इस स्तर के नीचे और भी कुछ अजीब है? लेकिन तभी सुन रुओरुओ ने अचानक कहा, हाँ वांग बाईवान, आप गलत हैं। लियू फेनफेंग, रुओरुओ, बहस मत करो। हम चारों में से सिर्फ तुमने ही इसे देखा था, और जिस चीज की तुम बात कर रही हो वह इतने लंबे समय से हमें ढूंढने नहीं आई है, जिसका मतलब है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें मतिभ्रम हो रहा होगा। शांतनु, उस वस्तु के अस्तित्व की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सार्थक ने उलझन में पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सन रुओरुओ ने तुरंत कहा, वह एक राक्षस था। हमारा पीछा किया जा रहा था और हम ड्रैगन बोट के आत्मा अवशोषित करने वाले तंत्र को सक्रिय करने के इरादे से ऊपर से नीचे आए। मैंने उस पानी में एक राक्षस को देखा जहां अनुबंधित आत्मा पशु को पाला जा रहा था। उसका चेहरा मनुष्य जैसा था और वह मेरी ओर मुस्कुरा रहा था। सार्थक ने हैरानी से कहा, हूं, और दाव से कहा, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि यह वाकई बहुत डरावनी बात है। सुन रुओरुओ अवाक रह गई, ये पहले से ही भयावह था। अब हम जिस जगह पर हैं वह भी भयावह है। शाओ से द्वारा जहाज के नीचे मौजूद खतरे के बारे में दी गई चेतावनी याद आने पर सार्थक के चेहरे पर हल्का सा भाव परिवर्तन आया, लेकिन रास्ते में उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। इसके अलावा उसे विश्वास था कि अगर होता भी तो वह डरता नहीं। सार्थक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो चलते हैं। अगर सच में कोई खतरा है तो वे हमें बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर हम बाहर निकल गए तो नीचे जो भी खतरा होगा उसकी हमें कोई परवाह नहीं होगी। शांतनु ने सिर हिलाया, अब उसके हाथ में एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक डंडा था। चलो चलते हैं, लड़ते हुए बाहर निकलते हैं। सार्थक के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई, अरे बाप रे, तुम अभी भी मीडियम ग्रेड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट। शांतनु। सार्थक ने लापरवाही से एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टाफ और एक उच्च श्रेणी का बाहर फेंक दिया। उसने युद्ध कवच को फेंकते हुए कहा, अभी समय नहीं है, मैं तुम्हें बाद में सर्वोच्च श्रेणी का दिला दूंगा। शांतनु अचंभित रह गया, क्या यह इतना आसान है? आपको लगता है कि आप इससे यूं ही कर सकते हैं? वांग बाईवान और उसके दोनों साथियों ने गहरी सांस ली। इस आदमी के पास तो वाकई बहुत दौलत है। क्या वह इस तरह कीमती आध्यात्मिक उपकरणों को यूं ही फेंक देता है? लेकिन अभी और सवाल पूछने का समय नहीं है, हमें पहले यहां से निकलना होगा। सार्थक हंसते हुए बोला, क्या तुमने कभी इन लोगों के समुद्री शंख लिए हैं? शांतनु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने इन्हें ले लिया है। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग जीवित रहते हुए बहुत बलवान नहीं थे और उनके समुद्री शंखों में कुछ खास अच्छी चीजें नहीं थीं। मुझे लगता है कि ड्रैगन नाव पर सवार लोग जब जीवित थे तो उन्होंने अपने खजाने को भोजन के बदले बेच दिया होगा। इसलिए उनके समुद्री शंखों में कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद करना व्यर्थ है। सार्थक ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि यह बात तर्कसंगत है। अगर कोई मरने ही वाला हो तो उस अनमोल समुद्री शंख की रखवाली कौन करेगा? गर्जन, गर्जन।
जैसे ही अवरोध हटा, सार्थक की सुनहरी रोशनी से चमकती मुट्ठी बिजली की गति से चली और पलक झपकते ही पास आए दर्जनों लोगों को दूर फेंक दिया। बूम बूम बूम। सार्थक ने एक ही मुक्के से 3 अवरोधों को तोड़ दिया, जिससे हवा का एक जबरदस्त झोंका उत्पन्न हुआ जिसने लोगों को उन सभी जगहों पर उड़ा दिया जहां उसके मुक्के की ताकत पहुंची। फुफकार, लियू फेनफेंग और बाकी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कितनी भयंकर, कितनी शक्तिशाली। शांतनु भी दाव की बात सुनकर चौंक गया। फेई, तुमने मुक्केबाजी कब सीखी? मैं दाव को नहीं जानता। सार्थक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे ही प्रकट हुए तुम्हें एक पथरीले गड्ढे में बंद कर दिया गया था। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता होता तो यह अजीब बात होती। शांतनु ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारा नाम इनाम सूची में देखा था। बस उस समय मेरे पास ध्यान देने का समय नहीं था। उसके बाद तुम कहाँ चले गए? सार्थक ने सहज भाव से उत्तर दिया, समुद्री घास के मैदान के बाद मैं रचित को खोजने के लिए डूबे हुए बंजर भूमि शहर गया। फिर हमने साथ मिलकर समुद्र में प्रवेश करने वाले रास्तों का पता लगाया। इसलिए एक बार जब आप वहां से निकल जाएंगे तो आपको उन जगहों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। जल्दी करो और अपना अवसर खोजो। शांतनु ने दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है, मुझे पछतावा हो रहा है। काश मैं वहां न होता, वरना मैं निश्चित रूप से इनाम सूची में होता। सार्थक हंसते हुए दाव से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा नाम सूची में नहीं है? रचित और मेरा नाम तो इनाम सूची में है। तुम्हारा नाम उसमें नहीं है, लेकिन क्या तुम खुलेआम भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने की हिम्मत करोगे? हम तुम्हें पल भर में पकड़ लेंगे। शांतनु ने आंखें घुमाई, क्या ये तुम दोनों की वजह से नहीं है? सार्थक ने शांतनु से बातचीत करते हुए अपनी चाल चली। वांग बाईवान और उसके दोनों साथी पूरी तरह से अचंभित रह गए और सोचने लगे, क्या शांतनु कुछ ज्यादा ही अद्भुत नहीं है? क्या उसका नाम इनाम सूची में भी है? जब सार्थक और शांतनु यूं ही बातें कर रहे थे तभी सार्थक के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने अपने पैर हिलाए और अजगर की तरह एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे सुनहरी मुट्ठी की एक परछाई अचानक धुंध में जा टकराए। टकराना, क्लिक। तख्तों में दरारें पड़ रही थीं, धुंध छंट रही थी और सार्थक ने एक बड़ी पूंछ को प्रकट होते और उस पर फिर से हमला करते देखा। हम्फ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रक्त पीने वाली कृपाण प्रकट हुई। ब्लेड लाइट युद्ध क्षेत्र में फैल गई, अपने रास्ते में आने वाले डेग को चकनाचूर कर दिया। धुंध 2 भागों में बंट गई, जिससे धुंध के 2 भंवर बन गए। पफ, कई मीटर लंबी एक पूंछ लुढ़ककर सबके पैरों के पास आ गिरी। लेकिन कहने के तुरंत बाद ही सार्थक ने उसे पकड़ लिया। शांतनु सिहर उठा, धिक्कार है, वह सार्थक तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसे कितने अवसर मिले होंगे? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? सार्थक ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, तभी उसने धुंध में एक काली आकृति को तेजी से गुजरते हुए देखा। तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं वापस आओ। वूश वूश वूश। तैरते हुए ड्रैगन कृपाण ने उग्र आक्रमण किया। सार्थक को दाव के स्थान का पता लगाने की आवश्यकता नहीं थी, वह बस बेतहाशा वार कर सकता था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि दाव उसकी तलवार से तेज हो सकता है, चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सार्थक को चौंका दिया। उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वूश वूश वूश। तैरती हुई ड्रैगन कृपाण उसके शरीर में समा गई। सार्थक ने पीछे मुड़कर शांतनु पर चिल्लाते हुए कहा, खुद को सील कर लो, कैद कर लो। शांतनु, दाव, उन्हें सील करने का क्या फायदा? उन्होंने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है, चलो सीधे उन पर हमला करते हैं। सार्थक हंसते हुए बोला, ठीक है, तो जाओ और करो। वह चीज बहुत तेज दौड़ती है, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। सुन रुओ रुओ दौड़कर आए और बोली, मैंने तुमसे कहा था। मैं गलत नहीं थी, वहां वाकई कुछ तो है। सार्थक ने रक्तपीड़न करने वाली तलवार को एक तरफ रख दिया। एक से अधिक हैं। अध्याय 493 भूत या शिशु सैलामेंडर। कोहरे के कारण ही एक बेहद रहस्यमय वातावरण बन जाता है और इस कोहरे के भीतर कई अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। विशेषकर वह रोने की आवाज, जो किसी बच्चे की रोने की आवाज जैसी लग रही थी, इस जगह पर किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती थी। सार्थक ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। दाव, क्या तुमने कुछ अलग देखा है? शांतनु के होठों पर मुस्कान आ गई। बिल्कुल। जब से यह चीज प्रकट हुई है, वे नीले एलियन गायब हो गए हैं। लगता है वे इससे बहुत डरते हैं। सार्थक, चलो चलें। पहली मंजिल पर। उन्हें नजरअंदाज करो, जैसे ही वे आए, उन्हें तुरंत नीचे गिरा दो। उन 5 में से कोई नहीं बोला, ऐसा लग रहा था मानो वे सब सुन रहे हों।
सुन रुओ और बाकी दो लोग केवल सार्थक और शांतनु का बारीकी से अनुसरण कर सकते थे। ड्रैगन नाव के नीचे वास्तव में 5 स्तर हैं और सार्थक और उसका समूह इस समय सबसे निचले स्तर पर है। हालांकि सार्थक के शक्तिशाली साथी की बदौलत वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वे अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय में ही तीसरे भूमिगत स्तर पर पहुंच गए। ड्रैगन बोट पर यही वह तल है जहां काला बाजार लगता है। बहुत से लोग जो भूतल पर रहने का खर्च नहीं उठा सकते, वे यहां मुफ्त में रह सकते हैं। ये पूरी ड्रैगन बोट पर सबसे गंदी और अव्यवस्थित जगह भी है। जैसे ही सार्थक ने इस फर्श पर कदम रखा, उसे अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद एक गोल-मटोल मानव चेहरा उसके चेहरे से चिपक गया। तेरी मां को छोड़ू। बूम! सार्थक सचमुच चौंक गया और उसने एक मुक्का मारा। हालांकि अचानक उसके चेहरे के नीचे नुकीले दांतों से भरा एक बड़ा छेद दिखाई दिया। सार्थक ने एक मुक्का मारा, लेकिन बदले में उसे जबड़े से काट लिया गया। शांतनु ने चीखी एक घूंट ली, अपनी छड़ी से 9 तरंगों का विस्फोट किया और सीधे लक्ष्य पर प्रहार किया। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब वह चीज धुंध के बादल में बदल गई और गायब हो गई। सार्थक की पलकें फड़क उठी। नकली। सार्थक और शांतनु तुरंत मुड़े और देखा कि शांतनु ने अचानक अपनी लाठी से प्रहार किया। लियू फेनफांग के पीछे शांतनु ने एक बड़ा मुंह ऊपर उठाया। सार्थक का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया और श्रिम्प राइजेस टू हेवन की भावना उस पर हावी हो गई। जंजीरें टूट गईं। टकराना। मानव चेहरे वाले राक्षस को सार्थक ने जमीन पर पटक दिया। लियू फेनफेन पहले से ही भयभीत था, उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। अभी अभी जब शांतनु ने हमला किया तो उसने बगल में देखा और एक विशाल, काला, खुला हुआ मुंह देखा। वह डर के मारे लगभग पेशाब ही कर बैठा था। लियू फेनफेन लड़खड़ाते हुए बोली, हे भगवान! मुझे बचाने के लिए लाओ झांग और भाई हान का बहुत बहुत धन्यवाद। शांतनु ने उसके कंधे पर थपथपाया, जबकि सार्थक बिना कुछ कहे उस राक्षस को घूरता रहा। जानकारी आंखों में प्रदर्शित होती है। नाम भूतिया बेबी जायंट फिश। परिचय गहरे समुद्र में रहने वाला सैलामेंडर मनुष्यों को निगलने के बाद उनकी अव्यवस्थित यादों को आत्मसात कर लेता है, जिससे एक सम्मोहक चेहरा बनता है जो भ्रम पैदा कर सकता है। यह अत्यंत तीव्र गति से चलता है, अपने मुंह में अजेय है और अपने भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करके उसे शून्यता में संग्रहित कर सकता है। रैंक 38। गुणवत्ता असाधारण। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 2584 अंक। सेवन के प्रभाव। सेवन से मानसिक भ्रम हो सकता है। संग्रहणीय आत्मा चुराने वाला चेहरा। अवशोषित। सार्थक मुस्कुराया, ये चीज तो बिल्कुल घिनौनी है। यह एक विचित्र ऑक्टोपस के समान है। जब शांतनु ने उस आदमी को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पूरी तरह से कांप उठा, उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। सुन रुओ चीख पड़ी और उसने सहज रूप से खुद को बचाने की कोशिश में खुद को समुद्री शैवाल में लपेट लिया। कांपते हुए लियू फेनफेंग ने कवच का बक्सा उठाया और उसे उस प्राणी के सिर पर मारने के लिए तैयार हो गया। हालांकि सार्थक ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। केवल वांग बाईवान ने आश्चर्य से कहा, ड्रैगन ईया। वह प्रेत जैसा दिखने वाला नन्हा सैलामेंडर छटपटा रहा था। हालांकि अब सबकी निगाहें उसके शरीर पर टिकी थीं, जो देखने में छिपकली जैसा लग रहा था, नीले और काले रंग से बना हुआ। उसके सिर पर, खासकर उसके चेहरे पर, एक विकृत स्त्री का चेहरा बना हुआ था, जो मरोड़ रहा था और जिसे देखकर सबका पेट खराब हो रहा था। सार्थक ने गहरी सांस ली। दाओ, मैं इसे समझा नहीं सकता, शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन यह एक विचित्र प्राणी है। क्या कोई इसके साथ अनुबंध करने में रुचि रखता है? सार्थक को पूरा यकीन था कि वह इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं करेगा। राक्षसी शोधन पात्र में एक अजीबोगरीब ऑक्टोपस का लटकना ही उसके लिए सिरदर्द था। अब इस घिनौने सैलामेंडर के प्रकट होने से उसके पास इसे स्वीकार करने का कोई विकल्प ही नहीं बचा था। अन्यथा अगली बार जब आप फ्यूज करेंगे तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको एक अजीबोगरीब चीज मिल जाएगी। आखिरकार उस समय सार्थक के दानव शोधन पात्र में 4 जीव लटके हुए थे। लोहे की दीवारों वाले एक झींगे को छोड़कर बाकी 3 में से कोई भी सामान्य नहीं था। उत्परिवर्तित मंटारे में त्वचा की केवल एक ही परत होती है। 8 सांपों वाला शार्क के चेहरे वाला ऑक्टोपस एक बिल्कुल ही विचित्र जीव है। दिव्य पौधा। यह एक विशाल, हरे, मोटे ऑक्टोपस जैसा दिखता है और यह बेहद बदसूरत है। अगर एक और भूतिया सैलामेंडर का बच्चा आ जाए तो क्या मुझे अभी भी तीसरे अनुबंधित आत्मा जानवर की आवश्यकता होगी? शांतनु ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए।
सुन रुओ रुओ, मुझे भी यह नहीं चाहिए। मैं उफ, लियू फेनफैंग, नहीं, इसे देखकर ही मुझे चक्कर आने लगता है। मैं लेकिन वांग बाईवान जमीन पर बैठ गई और बोली, मुझे ये चाहिए। तुम चाहते हो? यहां तक कि सार्थक भी अविश्वास से चिल्ला उठा, तुम कितने विकृत हो, तुम भी यही चाहते हो? वांग बाईवान मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, ये तो बस एक जीवित प्राणी है और बदसूरत होना इसकी गलती नहीं है। चूंकि यह इतना शक्तिशाली है तो इसे क्यों न ले लिया जाए। सार्थक ने अपना सिर घुमाया, तुम्हें यह मुझे देना ही होगा। ये एक से ज्यादा होने चाहिए, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। बिना कुछ कहे वांग बाईवान ने अनुबंध को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। सार्थक धुंध को निहार रहा था, तभी अचानक उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कौन? सार्थक अचानक चिल्लाया, जिससे बाकी लोग चौंक गए। शांतनु ने जल्दी से चारों ओर देखा। फेई, क्या हुआ? सार्थक ने आंखें फाड़कर पूछा, क्या तुमने अभी अभी किसी को मदद के लिए पुकारते सुना? एसओएस। समूह के लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वहां इतनी खामोशी थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी, तो मदद के लिए पुकार कहां से आए? ये देखकर कि बाकी लोगों को सचमुच कुछ सुनाई नहीं दिया, सार्थक ने भौहें चढ़ाईं। जब उसने दोबारा ध्यान से सुना तो उसे मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनाई नहीं दी। इससे सार्थक को लगा कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा है। वांग बाईवान द्वारा उनके सामने मौजूद भूतिया शिशु सैलामेंडर को ले जाने के बाद और कोई अन्य भूतिया शिशु सैलामेंडर दिखाई न देने पर वे सीधे पहली मंजिल के केबिन की ओर चल पड़े। तीसरी मंजिल के शांत वातावरण में आखिरकार थोड़ी हलचल मच गई। हलचल सुनकर समूह धीरे से बुदबुदाया। आखिरकार उन पूरी तरह से पागल नीले एलियंस से निपटना इन मायावी सैलामेंडर्स का सामना करने से कहीं बेहतर था। फुफकार, गर्जन। सार्थक ने अपनी मुट्ठियों से रास्ता साफ किया, जबकि शांतनु ने बेपरवाही से अपनी छड़ी को फर्श पर घसीटा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि नीले रंग के एलियंस उसे सुन लेंगे। अपनी शक्ति वापस मिलने के बाद वांग बाईवान और उसके दोनों साथियों ने अब किसी प्रकार का भय नहीं दिखाया। जैसे ही नीले वस्त्र पहने सैकड़ों एलियंस सभी दिशाओं से उमड़ पड़े, सार्थक को अब अपने आसपास की चिंता करने की जरूरत नहीं रही और वांग बाईवान और उसके दो साथियों ने उसे आसानी से हरा दिया। वे पांचों सीधे ऊपर गए और लगभग आधे घंटे बाद आखिरकार पहले डेक पर पहुंच गए। शांतनु ने गहरी सांस ली, अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और कहा, अच्छा लगा, आखिरकार छुटकारा मिल गया। लियू फेनफैंग, डेक पर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुन रुओ ने सतर्कता से चारों ओर देखा, यह मत भूलो कि डेक पर मौजूद ये लोग पूरी तरह से बेहोश नहीं हुए हैं। उनमें अभी भी कुछ सहज प्रवृत्ति बची है, इसलिए वे नीले एलियंस से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। सार्थक ने ऊपर देखा और दाव से कहा, चलो सीधे जहाज के शिखर पर चलते हैं। शांतनु ने हैरानी से पूछा, तुमने शियाओसे को देखा है? सार्थक ने दाव पर हंसते हुए कहा, नहीं तो तुम्हें दाव और तुम्हारी खबरों के बारे में कैसे पता चलता? अब जबकि ड्रैगन बोट पर कोई रक्षात्मक प्रतिबंध नहीं रह गया है, पहले डेक से सीधे छत पर जाना बेहद आसान है। बस एक मछली पकड़ने का कांटा फेंकना है और आप आसानी से ऊपर पहुंच सकते हैं। सार्थक अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसे थोड़ी देर पहले उस उन्मादी महिला ने घसीट लिया था, कितनी बड़ी बेवकूफी थी उसकी। हालांकि जैसे ही सभी ने अपनी अपनी जालें डाली, उन्हें प्लॉप की आवाज सुनाई दी, मानो कोई चीज समुद्र में गिर गई हो। सार्थक अभी भी सोच में डूबा हुआ था और देखने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने देखा कि शांतनु और बाकी तीनों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। सार्थक तुरंत समझ गया कि दाव के साथ कुछ बुरा हुआ है और उसने उससे तुरंत पूछा, क्या हुआ? समुद्र में क्या गिरा? लेकिन सुन रुओ थोड़ा कांप उठी, एक व्यक्ति समुद्र में कूद गया। सार्थक ने अविश्वास से पूछा, क्या ये सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं है? क्या इस स्थिति में भी कोई तैरकर बाहर निकलने की उम्मीद कर सकता है? शांतनु ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, वे तैरकर बाहर नहीं गए। ये लोग सीधे समुद्र में कूद गए, डूब गए और वहीं मर गए। सार्थक को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसने आश्चर्य से कहा, आत्महत्या? शांतनु ने सिर हिलाते हुए कहा, एक तरह से ये सच है। लियू फेनफैन का चेहरा गंभीर था, नीली मछली खाने का यही परिणाम होता है। कुछ लोग अपनी इच्छाशक्ति से पहले तो इसका विरोध कर लेते हैं। जब तक वे होश में रहते हैं तब तक वे समुद्र में नहीं कूदते। लेकिन एक बार सार्थक, क्या? लियू फेनफैन ने आह भरी, जब वे जीने की उम्मीद खो देते हैं या जीवित रहने की उनकी इच्छा एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है,
तो वे समुद्र में कूद जाते हैं और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। वांग बाईवान ने आह भरी, शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन जब वे कूदे तो उन सभी के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। सार्थक, हे भगवान, ये तो घोस्ट शिप की एक क्लासिक घटना है, लगभग वैसी ही जैसी मुझे आशंका थी। अध्याय 494 अप्रत्याशित परिवर्तन। दरअसल सार्थक ने पीले पंखों वाले उड़ने वाले कीड़े को पहली बार देखते ही एक अनुमान लगा लिया था। लेकिन बाद में ड्रैगन नाव पर चढ़ने के बाद सार्थक ने पाया कि वे लोग केवल पागल हो गए थे और अभी भी होश में थे, इसलिए उसने अटकलें लगाना बंद कर दिया और मान लिया कि यह महज एक संयोग था। पीछे मुड़कर देखने पर दुनिया में होने वाली कई संयोग की घटनाएं जरूरी नहीं कि संयोग ही हो, उनके बीच कोई अज्ञात संबंध हो सकता है। ... उदाहरण के लिए सार्थक को पीले पंखों वाले उड़ने वाले कीड़े को देखकर इसलिए शांति महसूस हुई क्योंकि वह एक कहानी जानता था। कहानी कुछ इस प्रकार है। 4 सदस्यों के एक परिवार ने समुद्री सैर के लिए एक नाव किराए पर ली। एक दुर्घटना के कारण नाव डूब गई और परिवार आधे दिन तक समुद्र में भटकता रहा। फिर उनकी मुलाकात एक मछली पकड़ने वाली नाव से हुई। परिवार मदद के लिए लगातार पुकारता रहा। नाव दर्जनों मीटर दूर होने के बावजूद कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। ऊपर से नाव का डेक खाली था। उन्हें खुद रस्सी की सीढ़ी से चढ़कर मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ना पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नाव पर कोई नहीं था। नेविगेशन उपकरण बंद थे, मेज पर धूल जमी थी और वहां नेविगेशन पर केवल एक अधूरी किताब पड़ी थी। हालांकि समुद्री लॉगबुक के अनुसार यहां दर्ज किया गया समय उस समय से 27 वर्ष भिन्न है जब इस परिवार ने जहाज पर चढ़ाई की थी। समुद्री लॉगबुक में अंतिम दिन प्रस्थान के बाद से सुचारू यात्रा शब्दों के साथ समाप्त होता है। अंततः भोजन समाप्त हो जाने पर परिवार के पास मछली पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि मछली पकड़ने के लिए चारा आवश्यक होता है और वे समुद्र की सतह पर एक छोटा बैंगनी उड़ने वाला कीड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस कीड़े को चारे के रूप में इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ छोटी नीली मछलियां पकड़ लीं। उस समय उन्हें इन छोटी नीली मछलियों में कुछ भी गलत नहीं लगा। वास्तव में उन्हें लगा कि वे खाने में बेहद स्वादिष्ट थीं। अपने खाली समय में नायक ने नौवहन पर एक किताब में निम्नलिखित अंश पढ़ा। एक बैंगनी रंग के उड़ने वाले कीड़े के काटने के बाद मेरे पूरे शरीर में असहनीय खुजली होने लगी। मुझे उनसे इतनी नफरत थी कि मैंने उन्हें चारा के रूप में इस्तेमाल किया और सचमुच एक छोटी नीली मछली पकड़ ली जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका स्वाद अनोखा और बहुत स्वादिष्ट था। हालांकि जब वह व्यक्ति अगली सुबह उठा तो उसने केबिन का दरवाजा खुला पाया और पता चला कि उसका सबसे छोटा बेटा गायब था। खोज में कोई नतीजा नहीं निकला और अगले दिन जब उस व्यक्ति का दिल टूट गया तो उसे पता चला कि उसका सबसे बड़ा बेटा भी गायब हो गया है। उसे डर था कि उसकी पत्नी भी लापता हो गई है, इसलिए उसे नींद नहीं आई और उसने सोने का नाटक किया। निश्चित रूप से देर रात को उसने अपनी पत्नी को नींद में चलने की अवस्था में देख पर पाया, जो कह रही थी, ये दुनिया की सबसे अद्भुत जगह है, और फिर समुद्र में कूदने ही वाली थी। सौभाग्यवश उसे घर के मालिक पुरुष ने बचा लिया। बाद में उनकी पत्नी के अनुसार किसी ने उनके कान में फुसफुसाकर कहा, मेरे साथ आओ, धीरे धीरे चलो और किसी को परेशान मत करो। डेक पर उसकी पत्नी ने आकाश में सुंदर पक्षियों को उड़ते हुए और जमीन पर बिखरे हुए जगमगाते रत्नों को देखा। ये धरती पर स्वर्ग जैसा था। सभी प्रसन्न लोगों ने उसे देखा और एक साथ जय जयकार की। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता जहाज की सीढ़ी थी। वह बिना किसी झिझक के कूदने ही वाली थी, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया और अंधकार की गहराइयों से दाव की आवाज आए, कल फिर आना। ... जब सार्थक सदमे में था तभी अचानक आकाश से एक और आकृति नीचे उतरी। सार्थक ने अपने मछली पकड़ने वाले कांटे से उस आदमी को पकड़ा, उसे बांधा और ऊपर खींच लिया। भोजन को बेतहाशा चट करने वाला कंकालनुमा जीव अब गतिहीन हो गया था। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। सार्थक की पलकें फड़क उठी। इन लोगों को अभी भी बचाया जा सकता है, चलो एक कोशिश करते हैं। धड़ाम। ये आवाजें घने कोहरे में कहीं और से आ रही थीं। सार्थक और उसके साथी उन्हें देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वे उन्हें बचा नहीं सके। उन लोगों के समुद्र में कूदने का मतलब था कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शांतनु ने आश्चर्य से कहा, अरे, इतने सारे लोग समुद्र में कैसे कूद गए? तर्कसंगत रूप से अनियंत्रित लोगों को छोड़कर बाकी सभी को बांध दिया जाना चाहिए था। सार्थक। शांतनु के चेहरे के भाव बदल गए। चलो चलते हैं, ऊपर कुछ हुआ होगा, जल्दी करो। ड्रैगन नाव का शीर्ष भाग। शांतनु दहाड़ा, चाव से, क्या तुमने मुझे सुना? मुझे जवाब दो।
हालांकि ड्रैगन नाव का ऊपरी हिस्सा शांत था और यहां तक कि सार्थक भी जानता था कि दाव के साथ कुछ गड़बड़ है। शांतनु का चेहरा गंभीर हो गया। ड्रैगन नाव का ऊपरी हिस्सा इतना बड़ा नहीं है। हम पूरी गति से उसके चारों ओर से निकल जाएंगे। इतने सारे भूखे लोग हैं, वे पूरी तरह चुप नहीं रह सकते। सार्थक ने हल्के से सिर हिलाया और वे पांचों तेजी से कोहरे में दौड़ पड़े। अगर ये लोग पागल या भूख से मर नहीं रहे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तो शियाओ से के आदमी भी भूख से मर रहे थे। ऐसे में उन लोगों की तो बात ही अलग है जो लगभग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। पांचों लोग अभी 10,000 मीटर से भी कम दौड़े थे कि उन्हें एक दहाड़ सुनाई दी। सन रुओ चौथी मंजिल पर जब सार्थक और उसके साथी चौथे डेक में दाखिल हुए तो उन्हें जमीन पर बड़ी संख्या में कंकाल मिले जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। सार्थक अचानक चिल्लाया, हिलो मत, मुझे भुने हुए पीले रक्त समुद्री खीरे की गंध आ रही है। उद्धरण चिन्ह। शांतनु, मैं बस यही कहने वाला था, क्या आपने उन्हें खाना दिया? ओम। शांतनु ने अपने पे का एक घूंट लिया। धिक्कार है, पहले तो खाना ही नहीं था और वे सख्त नियमों के तहत ही शांत रह पाए थे। अब जब तुमने उन्हें खाना दे दिया है तो भले ही शियाओ से लालच का विरोध कर ले, लेकिन बाकी लोग शायद न कर पाए। वांग बाईवान ने सिगरेट का एक कश लिया। हिस। शियाओ से के समूह में काफी लोग अतीत में पी केंगलर्स रह चुके हैं, है ना? वांग बाईवान की बातें सुनकर समूह तुरंत तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि सार्थक और उसके साथियों ने काफी हलचल मचा दी। जब वे लगभग 2000 मीटर दूर थे तो उन्हें किसी के भागने का आभास हुआ। सार्थक चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? जब वे उस जगह से गुजरे जहां वह आदमी खाना खा रहा था तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह जमीन पर पड़ा हुआ था, जिनमें से अधिकांश मृत थे और जियाओसे को एक नाव के खंभे से बांधा गया था। सार्थक, मैं उनके पीछे जाता हूं, तुम लोग यहीं रहो और ऊपर वाले डेक पर मिलो। सार्थक एक ऐसे राक्षस की तरह था जो दीवारों को चीर सकता था। मेरे सामने भले ही कोहरे की कई परतें थीं, लेकिन तुम सब्जियों जैसी महक रहे थे। क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच निकलोगे? बैंग बैंग बैंग। सार्थक जहाज के जर्जर लकड़ी के तख्तों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। 30 सांसों से भी कम समय में सार्थक उन पांचों आदमियों के सामने खड़ा था। सार्थक मुस्कुराया, मुझे लगा था कि तुम लोग अलग हो जाओगे, लेकिन तुम लोग समझदार हो। तुम्हारी ताकत अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। अलग होने से तुम्हारे बचने की संभावना और कम हो जाएगी। छी छी, पीला रक्त समुद्री खीरा कैसा है? उन 5 लोगों में से 4 पुरुष और एक महिला थी और वे सभी ऐसे दिख रहे थे मानो वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। सबसे आगे चल रहे व्यक्ति के चेहरे से किसी चीज ने मांस का एक टुकड़ा काट लिया था और अब उसने सार्थक की ओर एक झिलमिलाती हुई निगाह से देखा। हम बस जीना चाहते हैं, सार्थक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश। तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला। क्या शियाओ से ने तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया, या तुम्हें लगा कि इस थोड़े से पीले रक्त वाले समुद्री खीरे से तुम अगाध दरार से बाहर निकल जाओगे? उस आदमी के बगल में एक वॉर सोल मास्टर जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, दहाड़ते हुए सार्थक पर लाठी से हमला करने के लिए दौड़ा। उसकी ताकत वास्तव में एक उच्च स्तरीय इंग्लर के स्तर तक लौट आई थी। दुर्भाग्यवश उनका सामना एक बहुत ही सार्थक व्यक्ति से हुआ। सार्थक ने एक हाथ से छड़ी पर मुक्का मारा। वह आदमी एक लकड़ी के तख्ते को तोड़ता हुआ 7-8 मीटर तक लुढ़कता हुआ रुका। सार्थक मुस्कुराया, अगर तुम सब अपनी चरम अवस्था में होते तो शायद हमारे पास मौका होता। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें पकड़ पाता, लेकिन अभी जिस हालत में तुम हो, क्या तुम्हारे पास अपनी आधी भी लड़ने की ताकत बची है? भाइयों, हमारी जान बख्श दो। नेता की निगाहें सार्थक पर टिकी थीं, उसका पूरा शरीर युद्ध के लिए तत्पर था। बाकी चारों भी वैसे ही थे, मानो मौत तक लड़ने को तैयार हों। सार्थक के होंठ हल्के से मुड़े, चाहे तुम मुझे जाने दो या न दो, मेरी तरफ मत देखना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चारों आदमी हरकत में आए और सार्थक के पैरों के नीचे से भारी मात्रा में समुद्री शैवाल उगाया। सरदार ने एक छोटा भाला लिए हुए सार्थक पर पूरी ताकत से वार किया। एक अन्य व्यक्ति, जिसके पास एक बड़ा हथौड़ा था, उछलकर आया और उसे सार्थक पर नीचे गिरा दिया। तीसरा व्यक्ति सार्थक के पास पहुंच चुका था और उसने चाकू से उसकी बगल में वार कर दिया। काटना। बैंग बैंग बैंग। सुनहरी मुट्ठियों की परछाइयां अंधेरे में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की तरह थीं। 4 मुक्के पड़े और चारों आदमी खून उगलते हुए हवा में उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? नेता हक्का बक्का रह गया। क्या ये कोई उच्च कोटि का मछुआरा नहीं था?
इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने तो 4 मुक्कों में ही उन्हें आसानी से गिरा दिया था। इतना ही नहीं, उसका भाला साफ तौर पर उसे लगा था। फिर भी वह उसके शरीर को भेद क्यों नहीं पाया? आखिर इस व्यक्ति का शरीर कितना ताकतवर था? सार्थक इन 5 आदमियों को घसीटकर वापस ले आया। 5 आदमी एक मछली पकड़ने वाली छड़ी से बंधे हुए थे। वे सब पिचके हुए गुब्बारों की तरह थे, चुपचाप और अपने भाग्य के प्रति उदासीन। जहाज की छत पर जियाओ से पालथी मारकर बैठी आराम कर रही थी। भूख से त्रस्त हो चुके कई लोग कोहरे में भयभीत होकर दुबके हुए थे, पास आने से डर रहे थे। जब सार्थक लौटा तो जियाओ से ने अचानक अपनी आंखें खोली और 5 आदमियों को घूरते हुए कहा, जानवर। अध्याय 495 बचाव। सार्थक द्वारा उन 5 आदमियों को वापस खींचने के बाद उसे शियाओसे से उनके विश्वासघात का कारण पता चला। तो सार्थक ने पहले शियाओसे को पीले रक्त वाले समुद्री खीरे का एक बर्तन दिया था। शियाओसे का मूल विचार था कि पहले सभी लोग एक एक टुकड़ा खा लें और फिर कुछ दिनों तक इसे जारी रखें ताकि नीली मछली के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। हालांकि यहाँ अभी भी काफी लोग ऐसे थे जो होश में थे, कुल मिलाकर 500 से अधिक। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा खाकर खाता तो वह 3 दिन से ज्यादा नहीं चलता। इसलिए कुछ लोग आपस में बहस करने लगे कि कुछ लोगों को पहले खाना खा लेना चाहिए और जब वे ठीक हो जाएं, तो उन्हें बाहर जाकर बाकी लोगों के लिए बड़ी मात्रा में भोजन इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन यहाँ सभी लोग इतने लंबे समय से रह रहे हैं और लोगों के दिलों में इतने बदलाव देख चुके हैं। क्या उन्हें सच में विश्वास है कि जो लोग चले गए हैं वे वापस लौटेंगे? लेकिन अगर वे बच भी जाते तो उनके जिंदा लौटने की क्या संभावना थी? इन लोगों ने शियाओसे पर घात लगाकर हमला किया था, उसका समुद्री शंख चुरा लिया था और भागने का इरादा रखते थे। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सार्थक इतनी जल्दी लौट आएगा। उन्होंने तो ये भी सोचा था कि सार्थक कभी वापस नहीं आएगा। आखिरकार उनमें से कुछ लोग निचले स्तरों में काफी अंदर तक गए थे और उन्हें भूत या शिशु सैलामेंडर का सामना करना पड़ा था, ये जानते हुए कि दाव की झोपड़ियों में न केवल नीले एलियंस थे बल्कि ये भयानक जीव भी मौजूद थे। सार्थक द्वारा पकड़े गए लोगों में से नेता ने व्यंग्यपूर्वक कहा, एक पीले रक्त सागर खीरे का क्या समय होता है? शाओ से, तुम जानती हो कि मेरा चुनाव सही था। शाओ से का चेहरा गंभीर था, तुम्हें इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए था। वे मुझे रोक रहे हैं। नेता ने उन्माद में दहाड़ते हुए कहा, ये लोग पागल हो रहे हैं। इन्हें सिर्फ खाना चाहिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। तुम और मैं अलग हैं, हम जानते हैं कि दाव को इस अप्रत्याशित ऊर्जा का उपयोग कैसे करना चाहिए। उनकी बातचीत सुनने के बाद सार्थक पूरी तरह से हैरान रह गया। ऐसा लगा मानो दोनों पक्षों के अपने अपने कारण थे। एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अच्छे इरादों के बावजूद कुछ गलत कर दिया हो। जो लोग रास्ता भटकने की कगार पर थे वे आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन जियाओसे ने उन्हें जबरदस्ती रोक दिया। निर्वासन। सार्थक द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद से इन 5 ने उम्मीद छोड़ दी थी। हालांकि नेता हंसते हुए और गाली देते हुए बोला, अरे छोटे बदमाश, कम से कम मैं तो नेक और ईमानदार हूं। तुम तो बिल्कुल पाखंडी हो। इतने लंबे समय तक यहाँ कैसे जिंदा रहे? क्या तुम्हें कुछ पता नहीं? इतना कहने के बाद उस आदमी ने सार्थक, शांतनु और बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। वह झूठा है, झूठा। शाओ से ने सख्त चेहरे से कहा, निकल जाओ। तुम लोग सावधान रहना। शाओ से ने इन लोगों को मारा नहीं बल्कि उन्हें घने कोहरे में फेंक दिया और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। हालांकि सार्थक को अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी थी और इस स्थिति में वे सही गलत में फर्क नहीं कर सकते थे। पागलों के झुंड से तर्क करने की उनकी कोई औकात नहीं थी। इस समय उन्हें सिर्फ खाने की चिंता थी। सार्थक को लगा कि शियाओ से बहुत शांत और अति संयमित थी। उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि जियाओ से एक अच्छा इंसान था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा किसे माना जाए। ये कुछ ऐसा था जैसे 2 ट्रेनें हों जिनमें से प्रत्येक में बच्चे सवार हों। एक ट्रेन में एक बच्चा है और दूसरी में 3। अब ट्रेनें आ रही थीं और आपको एक बच्चे को मरने देना था या सभी बच्चों को। असल में ये चुनाव अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं था। सार्थक धुंध में 2 कदम पीछे हटा, फिर उसने अपनी उंगली से एक सीप को झटका दिया जिससे वह सीधे उन 5 लोगों की ओर उड़ गई जो वहां से चले गए थे। सार्थक सोच रहा था कि चाहे 5 लोग भाग निकले या न भागे, कुछ हद तक पैतरेबाजी की गुंजाइश छोड़ना हमेशा एक अच्छा विचार होता है।
अगर शियाओ से एक अच्छा इंसान है तो भविष्य में ये पांचों लोग यहाँ से निकल भी जाएं तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर शियाओ से पाखंडी है तो ये पांचों लोग उसके लिए एक बड़ी बाधा साबित होंगे। कमरे में मौजूद शांतनु के अलावा किसी ने भी सार्थक की हरकत पर ध्यान नहीं दिया। सार्थक 2 कदम आगे बढ़े या 2 कदम पीछे हटे, दूसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल शांतनु ही सार्थक को समझते थे। इसीलिए उन्होंने इतनी सूक्ष्म हरकत पर ध्यान दिया। शांतनु ने दाव को अपनी आवाज सुनाए, तुमने उन्हें क्या दिया? सार्थक ने जवाब दिया, एक पीला रक्त समुद्री खीरा। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो शायद वे जिंदा बच निकले। शांतनु ने तुरंत दाव के मन में यह बात समझ ली, तुम्हें लगता है कि शियाओसे को कोई समस्या है? सार्थक ने लापरवाही से जवाब दिया, पक्का नहीं पता। क्या जियाओ से महीनों से इस ड्रैगन नाव पर है? अगर वह जिंदा और ठीक है और इतने समय से इन लोगों की मदद कर रहा है तो वह बाहर क्यों नहीं निकलता? शांतनु एक पल के लिए रुका, फिर भावहीन होकर बोला, समझ गया, मैं उस पर नजर रखूंगा। दोनों की बातचीत खत्म होने के बाद सार्थक मुस्कुराया और बोला, श्याओ से, क्या तुम गिन सकती हो कि कितने लोगों ने अपना दिमाग नहीं खोया है? श्याओ से ने गहरी आह भरी, हाँ, बस एक पल। श्याओ से ने समूह पर चिल्लाते हुए कहा, जो भी अभी तक बंधे हुए हैं उन सभी को यहाँ लाओ। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। चिल्लाने के बाद जियाओ से ने उदास चेहरे से कहा, ये भी मजबूरी में करना पड़ा। नीली मछली खाने के बाद थोड़े समय में क्या होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आज उन पांचों ने मेरा समुद्री शंख छीन लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई लोग अपनी रस्सियां तोड़कर समुद्र में कूद गए। सार्थक ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। दाओ, क्या कोई ऐसे लोग थे जो कूद गए और बचा लिए गए? श्याओ से ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। समुद्र में उनकी छलांग बहुत तेज और निर्णायक थी। अगर कोई उन पर कड़ी नजर नहीं रख रहा था तो एक बार इस कोहरे में नजर से ओझल हो जाने के बाद उन्हें फिर से ढूंढने का कोई मौका नहीं होगा। एक व्यक्ति अभी भी सार्थक की मछली पकड़ने वाली छड़ी से बंधा हुआ था। सार्थक चलकर उसके पास गया, मुट्ठी भर कुरकुरे चिप्स उठाए और उस व्यक्ति के हाथ में थमा दिए। खाने की खुशबू से वह आदमी अचानक जाग उठा। फिर उसने हड़बड़ी में लगभग 20 कुरकुरे चिप्स अपने मुंह में ठूंस लिए। उसके शरीर से ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा, उसकी त्वचा फिर से बनने लगी और उसकी आंखों में संघर्ष का भाव दिखाई देने लगा। इस व्यक्ति का पागलपन उस महिला के पागलपन से कहीं कम गंभीर था जिससे सार्थक की मुलाकात जहाज पर पहली बार चढ़ने पर हुई थी। इसलिए उसकी आंखों में चल रहा संघर्ष जल्द ही स्पष्टता में बदल गया। सार्थक ने दाव से पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? उस व्यक्ति ने कई बार अपना मुंह खोला और फिर धीरे से कहा, मैं बोल सकता हूं। सार्थक बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, समुद्र में कूदते समय तुमने क्या देखा? तुम क्यों कूदे? वह आदमी चौंक गया, सोच में डूबा हुआ सा लग रहा था। 100 सांसों तक तनावपूर्ण प्रतीक्षा के बाद आखिरकार वह बोला, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने एक मूंगे का समुद्र देखा जिसमें रंग बिरंगे मूंगे, चमकीले समुद्री अर्चिन, गर्म धारा के साथ लहराते समुद्री शैवाल, मछलियों के झुंड तैर रहे थे, झींगे और केकड़े शिकार कर रहे थे और घोंघे रेंग रहे थे। उस व्यक्ति द्वारा वर्णित दृश्य लगभग किसी स्वप्निल महासागर जैसा था, लेकिन गौर से देखने पर क्या वह स्थान किसी विशाल प्रवाल भित्ति जैसा नहीं लग रहा था। यदि हम खतरों को नजरअंदाज कर दें और केवल इसकी सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करें तो 1000 मील लंबी प्रवाल भित्ति निस्संदेह एक परिलोक है। हालांकि एबिसल फिशर जैसी जगह पर यह सुंदरता चरम सीमा तक बढ़ जाती है। सार्थक जानता था कि वह आदमी शायद सिर्फ मछली खाने के लिए ही वहां जाना चाहता था। सुन रुओ ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, कितना अजीब है। ग्लग, वांग बाइवान और लियू फेनफांग ने एक दूसरे की ओर देखा। सौभाग्य से भाइयों के भोजन ने हमें जीवित रखा, अन्यथा हम शायद बहुत पहले ही समुद्र में कूद गए होते। तब तक जो लोग होश में थे वे आ चुके थे। वे समूहों में सार्थक के सामने प्रकट हुए। कुछ अभी भी धुंध में ढके हुए थे और उन्हें केवल करीब से देखने पर ही देखा जा सकता था। मेरी सहायता करो। सार्थक कुछ पूछने ही वाला था कि उसके कान फड़फड़ाए और उसकी कमर पर बंदी रख पीने वाली कृपाण ने तुरंत वार किया और उसके पीछे जा टकराए। सार्थक का चेहरा उतर आया। चाकू किसी चीज पर नहीं लगा था, लेकिन उसने उसकी आवाज जरूर सुनी थी। कोई उसके कान में फुसफुसा रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। आवाज साफ और बच्चों जैसी थी, किसी वयस्क की मदद के लिए पुकार जैसी नहीं। सभी लोग आश्चर्य से सार्थक की ओर देखने लगे। शांतनु तुरंत पास आया और दाव से पूछा, फे, क्या हुआ? तुमने अचानक चाकू क्यों निकाल लिया? सार्थक का चेहरा गंभीर हो गया।
क्या तुमने मदद के लिए कोई चीख सुनी? ये दूसरी बार था जब सार्थक ने ये सवाल पूछा था। शांतनु ने तुरंत इसे गंभीरता से लिया। नहीं, क्या तुमने सचमुच ये सुना? बोलते बोलते शांतनु ने शियाओसे की ओर देखा। वह वहां काफी समय से था, शायद उसे कुछ पता हो। सार्थक द्वारा अचानक चाकू निकालने की हरकत देखकर जियाओसे भी दंग रह गया। फिर हैरानी से दाओ ने पूछा, मदद के लिए पुकार? नहीं, क्या आप लोगों ने कुछ सुना है? लेकिन जियाओसे का सवाल निरर्थक था। ये लोग जब तक खाना नहीं खा रहे होते आमतौर पर बात करने के इच्छुक नहीं होते थे, क्योंकि बात करने में ऊर्जा खर्च होती है। इसके अलावा लगातार चिल्लाने से वे सुन्ना हो चुके थे। जियाओसे का सवाल सुनकर उन सभी ने सिर हिला दिया। सार्थक ने ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय दाव से पूछा, कुल कितने लोग हैं? शाओसे ने आह भरी, अभी अभी बहुत से लोग मर गए और अब केवल 453 लोग ही पूरी तरह से होश में हैं। सार्थक ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत 10 पीले रक्त सागर खीरे फेंक दिए। दाओ, पहले स्थिति बहाल करो। गर्जन, फुफकार, गर्जन। एक पल के लिए भीड़ लगभग हिंसक हो गई, लेकिन जियाओसे ने तुरंत चिल्लाकर कहा, घबराओ मत, एक एक करके। सार्थक ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, फिर अचानक हंसते हुए कहा, मैं कर दूंगा, मैं जल्दी करूंगा। सार्थक को लगा कि शियाओसे का सुनियोजित व्यवहार समय की बर्बादी है, इसलिए उसने सीधे कार्रवाई की। 100 बार प्रकाश की चमक के साथ उसने 10 पीले रक्त सागर खीरों को लगभग 500 टुकड़ों में काट दिया। सार्थक ने सहज भाव से कहा, चलो इसे बांट लेते हैं। अध्याय 496। जाह्नवी को एक समस्या है। एक पीले रंग के रक्तमय समुद्री खीरे में इतनी ऊर्जा होती है कि वह 4 से 5 अनुभवी मछुआरों को भी पछाड़ सकता है। इन 400 से अधिक लोगों में से कोई भी कमजोर नहीं था, वे सभी कभी बहुत मजबूत व्यक्ति थे, कम से कम उच्च स्तरीय मछुआरे तो थे ही। अन्यथा वे इस जगह पर जीवित नहीं रह पाते। इनमें से पीक एंगलर्स की संख्या 100 से अधिक हो गई है और लगभग 200 के करीब है। केवल 10 पीले रक्त समुद्री खीरे स्पष्ट रूप से सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। इन लोगों को जल्दी से अलग कर दिया गया, लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता को अधिकतम एक शुरुआती मछुआरे के स्तर तक ही बहाल किया जा सका। हालांकि सार्थक ने उन्हें ज्यादा खाना देने की योजना नहीं बनाई थी। एक बार जब वे ठीक हो जाएंगे तो वे सभी बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे, और अगर कुछ भी अप्रत्याशित हुआ तो उन्हें नियंत्रित करना असंभव होगा। लियू फेनफेंग सार्थक के पास सरकते हुए बोली, क्या इन्हें ऐसे ही दे देना वाकई ठीक है? वांग बाइवान ने भी अपनी आवाज प्रसारित करते हुए कहा, ये लोग तो सभी मजबूत हैं, लेकिन हमारे पास बहुत कम लोग हैं। जाह्नवी ने कृतज्ञतापूर्वक सार्थक की ओर देखा, फिर तुरंत भीड़ में जाकर सामान बांटने और व्यवस्था स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। शांतनु मुस्कुराया और बोला, वाह, तुमने कितने सारे पीले रक्त समुद्री खीरे जमा कर रखे हैं। सार्थक हंसते हुए बोला, शायद 1000 या 800। सार्थक के मुंह से ये शब्द निकलते ही जहाज की पूरी छत पर सन्नाटा छा गया। यहां तक कि जो लोग उस वस्तु के लिए शोर मचा रहे थे और आपस में लड़ रहे थे, वे भी स्तब्ध रह गए। जाह्नवी लड़खड़ा गई और चिल्लाई, ये क्या बकवास है? क्या तुम बहुत सारे समुद्री सीप होने और उन्हें भरने की जगह न होने की शिकायत कर रहे हो? सैकड़ों या हजारों पीले रक्त वाले समुद्री खीरे, क्या तुम यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हो या खाने के लिए? शांतनु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मुझे पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। सार्थक ने अनायास ही दर्जनों समुद्री शंख निकाले और उन्हें शांतनु को सौंपते हुए कहा, लो, इन्हें ले लो, इन्हें ले लो। सार्थक ने दाव को अपनी आवाज सुनाई, 300 पीले रक्त वाले समुद्री खीरे, ऊर्जा बढ़ाने वाले 300 से अधिक आध्यात्मिक फल, 20 मिलियन मध्यम श्रेणी के मोती, एक मछली पकड़ने वाली नाव जो एक दिन में 65,000 मील की यात्रा कर सकती है, एक दिव्य श्रेणी की भेस बदलने की तकनीक, लगभग परिपूर्ण गुप्त तकनीक, वांग बाजुवान मंत्र, लगभग 100 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण और युद्ध कवच। ठीक है, मैंने तृतीय स्तरीय मछली पकड़ने के मैदान से आधी अच्छी चीजें इकट्ठा कर ली हैं और सब तुम्हारे हाथों में ठूंस दी हैं। मुझे सच में तुमसे ईर्ष्या हो रही है कि तुम्हारे पास मुझ जैसा भाई है। मछली पकड़ने वाली नाव उधार ली गई है, तुम्हें इसे वापस करना होगा। जी हाँ, सार्थक की दूसरी मछली पकड़ने वाली नाव कुछ ही दिनों बाद बनकर तैयार हो गई और शांतनु को सौंप दी गई। कारण सीधा साधा था, वह शांतनु को अपने साथ अगाध दरार में जाने नहीं दे सकता था। इसके अलावा शांतनु लंबे समय से फंसा हुआ था और तीसरे स्तर के मत्स्य पालन क्षेत्र में पथरीले ढलानों के अलावा कहीं और नहीं गया था। उसकी ताकत शायद उन सब में सबसे कम थी। उन्हें लगा कि शांतनु को अवसर तलाशने के लिए भेजना आवश्यक है।
हजार मुखों की कला और पवन देव नौक के बिना जिससे वे पीछा किए जाने से बच सकें, शायद वे किसी और के चंगुल से नहीं बच पाते। इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उन्हें ये चीजें दे दी। वैसे भी अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा उसे विश्वास था कि रेन तियानफे द्वारा छोड़े गए खजाने को ढूंढते ही उसकी शक्ति में निश्चित रूप से काफी वृद्धि होगी। उस समय वह तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में मिलने वाले किसी से भी नहीं डरेगा, यहां तक कि लटके हुए मछुआरे से भी नहीं। शांतनु का चेहरा पल भर में जम गया और उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, हे भगवान। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों लोहे के सिर वाली मछलियां उसके दिमाग में भगदड़ मचा रही हो। गटक, बकवास। शांतनु कांप उठा। उसने जल्दी से समुद्र को निगलने वाले शंखों को इकट्ठा किया और फिर अपनी हैरानी को टेलीपैथिक रूप से व्यक्त किया, ये तुम्हें कहां से मिले? हे भगवान, ये। शांतनु के हाथ कांप रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। सार्थक ने आखिर कितनी सारी उपलब्धियां हासिल की। लगभग 100 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण और युद्ध कवच, 300 से अधिक आध्यात्मिक फल, करोड़ों मध्यम श्रेणी के मोती, भूत गति वाली दिव्य नाव से भी तेज मछली पकड़ने वाली नाव, दिव्य श्रेणी का भेस और कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुप्त तकनीकें। शांतनु को बेहद अपमान महसूस हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे बहुत शर्मिंदगी और अपमान का अनुभव हुआ। वे दोनों ठग अकादमी से पास हुए थे, तो फिर वे इतने होशियार क्यों थे जबकि वह इतना निकम्मा था? हालांकि शांतनु को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसका चेहरा गंभीर हो गया। धिक्कार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे यहां से चले जाने के लिए कह रहे हो, मुझे कुछ देने के लिए नहीं। सार्थक ने शांतनु की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। बकवास। मैं तुम्हें बाहर भेज ही रहा हूं। रिंकू और श्याम अभी भी लापता हैं। रचित शायद कहीं बाहर हो, लेकिन उसे ढूंढने वाले बहुत से लोग हैं। हम बाहर के मामलों को संभालने के लिए तुम पर भरोसा कर रहे हैं। शांतनु एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। अरे नहीं कमीने, क्या तुम अकेले दुश्मन के इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हो? सार्थक हंसा, नहीं तो क्या? नहीं तो अपनी मामूली युद्ध क्षमता के साथ तुम मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? शांतनु, मेरे पास वास्तव में एक और तुरुप का पत्ता है। सार्थक ने आंखें घुमाई। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, तुमने अभी तक कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया है। उच्च स्तरीय एंग्ल किसी काम का नहीं है। शांतनु अवाक रह गया। हुहुदाओ ने कहा, यह ठीक नहीं है। मेरे लिए जाना खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। अगर हम साथ जाएंगे तो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। अगर तुम अकेले जाओगे और कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। सार्थक हंसते हुए बोला, ठीक है, बकवास बंद करो, बस निकल जाओ। अगर मौका मिले तो एक भूतिया जहाज ढूंढो, एक ऐसा भूतिया जहाज जो ड्रैगन नाव जितना बड़ा हो, जिसका नाम बुराई की ढाल हो। शांतनु के चेहरे के भाव बदल गए और सार्थक के आत्मविश्वास को देखकर उसने आगे कोई जिद नहीं की, क्योंकि वह इस बात से अनजान था कि दाव क्या सोच रहा था। फिर सार्थक ने विषय बदलते हुए कहा, जाह्नवी, इन लोगों के अलावा ऊपरी मंजिल पर और कितने लोगों को बचाया जा सकता है? जाह्नवी ने कंधे उचकाए और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता। उनमें से कई अर्धपागल अवस्था में हैं, कई अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हम उन्हें एक एक करके ही पकड़ सकते हैं। हालांकि मेरा अनुमान है कि उनकी संख्या 1000 से कम नहीं है। सार्थक ने शांतनु की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, क्यों न हम इस बार अच्छे इंसान बने? शांतनु ने असमंजस में पूछा, हम अच्छे इंसान होना कब से बंद कर दिए? सार्थक मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, अगर तुम बाहर निकलकर मौजूदा इनामों की सूची देखोगे तो शायद तुम ऐसा नहीं सोचोगे। रचित और मैं दो बड़े शैतान बन गए हैं। सार्थक ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी घुमाए और उसमें एक पीली रक्त समुद्री खीरा फंस गई। इन्हें एक एक करके पकड़ना बहुत झंझट का काम है, लेकिन इन्हें खुद ही ढूंढने देना बहुत आसान है। सभी लोग सार्थक का इरादा तुरंत समझ गए। रूहानी की आंखों में आशा की किरण जगी। लियू फेनफेंग ने गहरी सांस ली और वांग बैवान ने सार्थक से कहा, इसमें बहुत सारा खाना खर्च हो जाएगा। ये देखकर जाह्नवी ने भौहें चढ़ा ली। उन्हें नहीं पता कि दाव सार्थक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन क्या वे सचमुच इतने अपरंपरागत हैं? वे वास्तव में उन लोगों को बचाना नहीं चाहते जो पागल हो चुके हैं। उन्हें बचाया जा सकता है या नहीं, यह एक अलग बात है। अगर उन्हें बचा भी लिया जाए तो क्या इतने सारे लोग सचमुच वहां से निकल पाएंगे?
और क्या वे सचमुच आभारी होंगे? शांतनु ने लोगों को पीले रक्त वाले समुद्री खीरे को बेतहाशा खाते हुए देखने का नाटक किया, लेकिन उसकी निगाहें लगातार जाह्नवी पर टिकी हुई थीं। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। शांतनु ने अपनी आवाज प्रसारित की, जाह्नवी को कोई समस्या है? सार्थक पीले रक्त वाले समुद्री खीरे पर एक ऊर्जा आत्मा फल को कुचलकर अपना कांटा फेंक रहा था। उसका मानना था कि जो भी जीव यहाँ लंबे समय से रह रहा है, वह ऊर्जा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होगा। इसलिए उसे बस कांटा खींचना था और उसे पूरा यकीन था कि सारे लोग उसके पास उमड़ पड़ेंगे। शांतनु का दूरभाषिक संदेश सुनकर सार्थक ने दाओ को उत्तर दिया, मैं जानता हूं दाओ। ऐसे समूह का नेता बनना आसान नहीं है। इस व्यक्ति में असाधारण क्षमताएं होनी चाहिए। हालांकि मुझे अभी तक उसकी ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं मिला है। इसलिए इस बार आपको इन लोगों को बाहर निकालने के लिए उसके साथ जाना पड़ सकता है। शांतनु ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, क्या इसे सचमुच निकाला जा सकता है? जब हम अंदर आए थे तो हमने इस समुद्री क्षेत्र में बहुत सी अजीब चीजें देखी थीं। हम किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित हो सकते हैं या हम किसी भंवर में फंसकर गायब हो सकते हैं। सार्थक दाओ, भूत नाविक का पीछा करो। थोड़ा धीमा है, लेकिन अगर तुम सड़क के उस हिस्से को पार कर लेते हो तो बाहर निकलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिर इस बार सिर्फ एक या दो लोग नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों लोग एक साथ बाहर जा रहे हैं, और यह असली अगाध दरार भी नहीं है। अगर तुम यहां से भी बाहर नहीं निकल सकते तो बेहतर है कि तुम खुद को मार डालो। शांतनु मुस्कुराया और बोला, मैं कोशिश करके देखता हूं। वह मृत सागर जहां मछली पकड़ने वाली नावें नहीं चल सकती और यह ऊर्जा सोखने वाला महासागर पहले ही अनगिनत लोगों की जान ले चुके हैं। अगर इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें हों तो उन्हें यहां नहीं होना चाहिए। ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जहाज की छत पर मौजूद कई लोग पालथी मारकर बैठे हुए थे और आराम कर रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद जहाज का पूरा ऊपरी हिस्सा हिलने लगा। जाह्नवी चिल्लाए, सब लोग पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। रूहानी और बाकी लोग सार्थक के पीछे खड़े हो गए। कोई और रास्ता नहीं था, अब जिनके पास खाना था वही मालिक थे। सार्थक भी पीछे नहीं हटा और उसने हाथ के इशारे से 20 से अधिक पीले रक्त समुद्री खीरे फेंक दिए। फुफकार, गर्जना गर्जना गर्जना, बैंग बैंग। शांतनु ने भौहें चढ़ाईं, ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच लड़ाई हो रही हो। सार्थक ने सिर हिलाया, कुछ और पीले रक्त समुद्री खीरे निकाले और जल्दी से उन्हें सैकड़ों टुकड़ों में काटकर धुंध में फेंक दिया। तभी जाकर कोहरे में हो रही लड़ाई की आवाजें काफी हद तक कम हुई। इसके तुरंत बाद चबाने की आवाज आई, चबाने के बड़े बड़े टुकड़े। कोहरा छंटने में पूरा आधा घंटा लग गया। फिर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। एक व्यक्ति कोहरे से बाहर निकला। सबसे पहले जो व्यक्ति प्रकट हुआ उसने सार्थक और अन्य लोगों को सतर्कतापूर्वक देखते हुए अपने एक हाथ से अपना सिर ढक लिया। सार्थक दाओ, अगर आपको होश आ गया है तो कुछ कहिए। ऊर्जा, ऊर्जा, पुकारना। जब उन्होंने उस व्यक्ति के मुंह से वे दो शब्द सुने तभी शांतनु और बाकी लोगों को आखिरकार राहत मिली। लगभग 50 पीले रक्त समुद्री खीरे फेंकने से आखिरकार इन लोगों को कुछ हद तक आराम मिला। सार्थक ने अपनी आवाज प्रसारित करते हुए कहा, अब यह आप पर निर्भर है। ये सुनकर शांतनु मुस्कुराया और तुरंत कुछ कदम आगे बढ़ा। जो भी अभी भी इंसानी भाषा समझ सकता है, मुझे आवाज दो। आज 1 घंटे में हम इस नरक से निकल पड़ेंगे। जब शांतनु ने बात की तो घने कोहरे में छिपी जाह्नवी ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी। अध्याय 497 लुप्त व्यक्ति। वास्तव में सार्थक सभी को बचाने में कामयाब नहीं हुआ। कुछ लोग पूरी तरह से पागल और विक्षिप्त होते हैं, यहाँ तक कि अगर वे पीला रक्त समुद्री खीरा भी खा लें तो भी वे पागल हो जाएंगे। शांतनु को इन लोगों को आसानी से अपने वश में करने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ जिनके पास शक्ति है वही मालिक हैं। सार्थक ने शांतनु को काफी ऊर्जा प्रदान की, पूरे 300 पीले रक्त समुद्री खीरे। अगर वह इलाका पूरी तरह से पी के इंग्लिश से भी भरा होता तो भी यह ऊर्जा उन्हें पूरे दिन के लिए पर्याप्त होती। इसके अलावा न तो सार्थक और न ही शांतनु उन्हें लगातार पूरी ऊर्जा प्रदान कर पाते। जी हाँ, शांतनु एक एक करके मांस बांट रहे थे और हर व्यक्ति से बात कर रहे थे। अगर आप जीना चाहते हैं तो अभी मत खाएं, यही आपके जीवित रहने का एकमात्र मौका है। इसी क्षण सार्थक को एहसास हुआ कि वह सभी को बचाने में असफल रहा है। यहाँ लगभग 300 लोग ऐसे थे जो इन पीले रक्त समुद्री खीरों का मांस खाने और पचाने के बाद भी पागल हो गए थे। इसी वजह से वे दोबारा भीड़ में घुस गए, जिसके परिणामस्वरूप दर्जनों लोगों की मौत हो गई।
अंत में सार्थक ने ही निर्णायक कार्रवाई की और उन सभी को भगा दिया। अंत में आंकड़ों के बाद यह पाया गया कि अपनी बुद्धि को बरकरार रखने वाले लोगों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी कल्पना की गई थी। वास्तव में उनकी संख्या 1001 थी, जो 1000 की गोल संख्या से केवल एक अधिक थी। हालांकि ये संख्या वास्तव में काफी बड़ी है। सार्थक कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वह उनकी जगह होता तो बिना किसी ऊर्जा के इस वीरान जगह में इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह पाता। इसके पीछे कई दिल दहला देने वाली और क्रूर कहानियां होंगी, लेकिन कोई उनका जिक्र नहीं करेगा। जाह्नवी और उसके साथियों ने स्वाभाविक रूप से शांतनु से भोजन प्राप्त करने के लिए कतार लगा दी। इसी क्षण जो व्यक्ति छुपकर जाह्नवी को देख रहा था वह सार्थक बन गया। ... भोजन के लिए कतार में खड़े लोगों में से कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ खुशी से रो रहे थे और कुछ बार बार अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। भाई, मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मेरा जीवन, लियू चाओ का जीवन, अब से आपका है। मेरे उपकारी, यदि आप इस कठिन परीक्षा से बच जाते हैं तो मैं, यांग लिंग, बिना किसी संकोच के आपके लिए आग और पानी से भी गुजर जाऊंगी। भाई झांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक पूरे समय चुप रहा और मुस्कुराता रहा, जबकि शांतनु बीच बीच में इन लोगों से बातचीत शुरू कर देता था। जाह्नवी सार्थक के पास पहुंची और बोली, भाई हान, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो मुझे सच में नहीं पता कि क्या होता। मैं लगभग हताश हो गई थी। सार्थक मुस्कुराया और दाव से कहा, नहीं, मैं बस अपने लिए कुछ कर्म बचा रहा हूं। जाह्नवी, भाई हान, आप बड़े धर्मात्मा हैं। मुझे पता है कि आप यहाँ केवल भाई झांग को बचाने आए थे, लेकिन इतने सारे लोगों की जान बच गई। भाई हान ने ही उन्हें दूसरा जीवन दिया है। सार्थक मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई शियाओ, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। जाह्नवी कुछ असहज लग रही थी। मुझे आपसे एक मदद मांगनी है। भाई हान, क्या आप हमें इस समुद्र से बाहर निकाल सकते हैं? सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। सार्थक ने मन ही मन सोचा, यही तो आप वास्तव में दाव के बारे में जानना चाहते हैं, है ना? सार्थक के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाऊंगा। ये सुनकर कई लोग तुरंत भावुक हो गए। भाई हान, हमारे साथ आइए। अगाध दरार बहुत खतरनाक है, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। भाई हान, हमने आपका बहुत सारा खाना इस्तेमाल कर लिया है। अगर आप अपनी खोज जारी रखने पर अड़े हैं तो आपको पहले से ही पर्याप्त भोजन तैयार करना होगा। भाई हान, जाह्नवी ने यह भी कहा, भाई हान, आप इस समय यहाँ सबसे शक्तिशाली हैं। अगर आप नहीं गए तो मुझे डर है कि हम... सार्थक हंसते हुए बोला, शांतनु और वांग बैवान की शक्ति में जरा भी कमी नहीं आई है, वे अब भी चरम पर हैं। इसके अलावा मैं देखता हूं कि भाई शियाओ की शक्ति भी उच्च स्तरीय है, जो मेरे बराबर है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं? जाह्नवी, हाय भाई हान, ये यात्रा बहुत जोखिम भरी है। यदि आप कठिनाइयों पर काबू पाने में असमर्थ हैं तो आपको तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। सार्थक मुस्कुराया और बोला, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद भाई शियाओ। शांतनु उन दोनों आदमियों की ओर पीट करके सामान बांट रहा था। सुनते हुए उसने आंखें घुमाई। पाखंडी, कितना बड़ा पाखंडी। जाह्नवी के सवाल खत्म होते ही सार्थक ने शांतनु दाव से बात करने का मौका लपक लिया। इन्हें बाहर ले जाओ, मैं ये कठिन कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं। शांतनु अचंभित रह गया, तुम अभी जा रहे हो? सार्थक, यह मामला सुलझ जाने के बाद मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे समझा दूंगा। शांतनु एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। ... सार्थक ने बड़े ही सलीके से ड्रैगन नाव के शीर्ष से छलांग लगाई और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। रूहानी दाव, शांतनु, सार्थक क्यों चला गया? ये वाकई खतरनाक है। हम अभी तक रसातल दरार की वास्तविक आंतरिक परिधि तक भी नहीं पहुंचे हैं और स्थिति पहले से ही ऐसी है। बाद में कितना मुश्किल होगा। लियू फेनफेंग ने भी कहा, हाँ, क्या आप वाकई भाई हान को अकेले जाने देने में इतने सहज हैं? वांग बाईवान ने कुछ देर सोचा, हम साथ क्यों नहीं चलते? इससे हम एक दूसरे का ख्याल रख सकेंगे। शांतनु हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम तीनों मिलकर उसे और नीचे ही गिरा दोगे। इतना कहकर शांतनु दहाड़ा, सब लोग मेरे साथ जहाज से उतर जाओ। जीवन और मृत्यु हमारे अपने हाथों में है, हमारे पास बस यही एक मौका है। चलो चलें। नेता और मुखिया विचित्र प्राणी होते हैं।
चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, जब तक कोई नेतृत्व करता है दूसरे उसका अनुसरण करते हैं। विशेषकर अब हर किसी को जीने का मौका मिला है। दाव भूत नाविक कहाँ से आया, यह कोई नहीं जानता। इस समय हजारों लोगों का नेतृत्व करते हुए शांतनु एक प्रेतवादित नाविक के पीछे चल रहे थे। वह एक मछली पकड़ने वाली नाव लिए हुए धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रहा था। उन्हें इस बात का पूरा यकीन इसलिए था क्योंकि दो प्रेतवादित नाविक एक ही समय पर बाहर निकले थे। इसके अलावा उन्हें एक और प्रेतवादित नाविक ड्रैगन नाव की ओर जाते हुए दिखाई दिया। शांतनु के बगल में तैर रही जाह्नवी ने कहा, भाई झांग, ये बहुत धीमा है। अब जब हमने दिशा तय कर ली है तो क्यों न हम सीधे वहीं तैर कर जाएं? ये तेज होगा। शांतनु ने जाह्नवी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह अलग बात है। हम सबने पहले भी मछली पकड़ने वाली नावें चलाई हैं। अगर कोई मछली पकड़ने वाली नाव अपने मार्ग से जरा सा भी भटक जाए तो इस विशाल सागर में अंतिम परिणाम बिल्कुल अलग हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि धीरे चलें और 3 दिन तक नाव के साथ बने रहने के लिए इंतजार करें। रूहानी, जी हाँ, जब हम आए थे तो हम सब नाविक के पीछे पीछे चले थे। जब हम वापस जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें उसके पीछे ही चलना होगा। नहीं तो अगर हम रास्ता भटक गए तो हम सब यहीं मर जाएंगे। जाह्नवी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। आधे दिन बाद भूतिया नाविक ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक किसी ने संदेश भेजा, भाई झांग, कोई लापता हो गया है। गोलियों की आवाज सुनकर शांतनु को बेचैनी होने लगी। उसने सहज ही अपने बगल में बैठी जाह्नवी की ओर देखा, लेकिन जाह्नवी ने कुछ भी असामान्य नहीं किया था। आखिर कोई गायब क्यों हो गया था? शांतनु, इधर आओ। जब वह व्यक्ति तैरकर आगे आया तो शांतनु दाव ने पूछा, आपने इसे कैसे खोजा? उस आदमी ने घबराते हुए कहा, मैं उसके पीछे था और हमने कुछ देर बातचीत की, लेकिन अभी जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह गायब था। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। जाह्नवी का चेहरा सख्त हो गया। सब लोग अपने आसपास देखो, क्या कोई लापता है? एक पल के बाद, मेरी टीम में एक व्यक्ति की कमी है। जो व्यक्ति अभी मेरे साथ था वह अब नहीं रहा। अरे नहीं, मेरे पीछे वाला व्यक्ति चला गया। भीड़ तुरंत भड़क उठी। शांतनु ने सभी दिशाओं में अपनी वाणी प्रसारित की, घबराओ मत। सब लोग एक पंक्ति में आगे बढ़ो और चारों ओर देखो। अगर कोई लापता हो जाए तो तुरंत संदेश भेजो। धीमे मत पड़ो, नाविक के साथ चलते रहो। चूंकि लापता लोगों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं थी, केवल लगभग 10 कम, और सभी को शांतनु का विचार अच्छा लगा, इसलिए वे विशेष रूप से चिंतित नहीं थे। आधा दिन और बीत गया और नाविक की गति काफी तेज हो गई थी। दिन भर की यात्रा के बाद कई लोग अपने साथ ले जा रहे पीले रक्त समुद्री खीरे का आधा हिस्सा खा चुके थे। शांतनु ने अपनी आवाज प्रसारित की, लियू फेनफांग, खाना परोसो। शांतनु जब लियू फेनफांग से बात कर ही रहा था कि अचानक किसी ने कहा, अरे नहीं, हमारे पीछे वाली कतार गायब हो गई है। उसी क्षण भीड़ में तुरंत अफरा तफरी मच गई। 1-2 लोगों का लापता होना तो ठीक है, लेकिन ये तो पूरा एक समूह ही लापता हो गया। शांतनु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दर्जनों समूह दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक समूह में कम से कम 40 या 50 लोग थे। 4-5 लोग अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। भला कौन घबराएगा नहीं? भीड़ बेतहाशा आगे बढ़ने लगी और कतार पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई। पल भर में पूरा दृश्य अराजक हो गया। शांतनु चिल्लाया, घबराओ मत सब लोग लाइन में बने रहो। 10 लोग लाइन के चारों ओर गश्त करेंगे और किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत सूचना देंगे। इसी क्षण अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, मैं पीछे से मोर्चा संभालूंगा। आगे खड़े सभी लोग पंक्तिबद्ध हो जाएं। मैं आपके लिए पीछे से मोर्चा संभाल लूंगा। जाह्नवी, मैं भी जा रही हूँ। घबराओ मत सब लोग, मैं आप सबकी देखरेख कर लूंगी। शांतनु ने सिर हिलाते हुए कहा, पीछे से मोर्चा संभाले हुए भाई, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? अगर कुछ हो जाए तो भविष्य में तुम्हारे परिवार की मदद करना सबके लिए अच्छा होगा। उस आदमी की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी, मेरा नाम डेविड है और मैं ब्लू सी टाउन में रहता हूँ। मैं काफी मशहूर हूँ। मेरे परिवार में अब बस कुछ बूढ़े और जवान कमीने ही बचे हैं। उस पल शांतनु की नाक लगभग टेढ़ी हो गई थी। मैं आखिर कब नाजायज औलाद बन गया। अध्याय 498 प्रचार महीने की शुरुआत में मासिक वोट मांगना। सार्थक बहुत परेशान था। यह मूल रूप से उनकी और शांतनु की योजना का हिस्सा था। उन्हें आशंका थी कि इस यात्रा में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सार्थक भीड़ में छिप गया था।
हालांकि इस रहस्यमय समुद्र में मानसिक बोध भी पूरी तरह से अप्रभावी है। वास्तव में पहली बार कोई तब गायब हुआ जब सार्थक ने चिल्लाकर यह बात कही। हालांकि उस समय उसे कारण पता नहीं चला, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो गया हो। वह पिछले आधे दिन से इस पर नजर रख रहा था, लेकिन इस बार पूरी टीम गायब हो गई थी और सबसे पहले उसने ही इसका पता लगाया। कुछ ही क्षण पहले उसने पीछे मुड़कर देखा था और टीम वहीं मौजूद थी, लेकिन जब उसने दोबारा मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई भी नहीं बचा था। सामने खड़े लोगों की तो बात ही छोड़िए, वह खुद भी भयभीत हो गया था। ये लोग बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। उसी क्षण शांतनु ने समूह को शांत किया ही था कि सार्थक ने जाह्नवी को अपने पास आते देखा। तभी सार्थक ने देखा कि जाह्नवी उसके पास आ रही है। जाह्नवी ने सार्थक की ओर देखा और अनजाने में बोली, भाई फैन, आप कुछ अपरिचित से लग रहे हैं। सार्थक, अरे मैं तो पूरे समय स्तब्ध था, इसलिए स्वाभाविक है कि भाई शियाओ ने मुझे नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी ने हल्के से सिर हिलाया, ये यात्रा अजीब है, हमें सावधान रहना चाहिए। सार्थक ने जवाब दिया और यात्रा में साथ देना जारी रखा। इस घटना के बाद सभी लोग बहुत सतर्क हो गए और बार बार इधर उधर देखने लगे। सार्थक खुश था, सबके सतर्क रहने से गड़बड़ी होने की संभावना कम हो गई थी। अचानक सार्थक को अपने आसपास पानी के बहाव में बदलाव महसूस हुआ। ठीक उसके सामने पानी का बहाव किसी चीज से रुका हुआ सा लग रहा था। ब्रश। सार्थक तुरंत पीछे हट गया। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे केवल एक नीली धुंधली आकृति उसकी आंखों से ओझल होती हुई दिखाई दी। भाई फैन, क्या हुआ? जब जाह्नवी ने सार्थक के असामान्य व्यवहार को देखा तो वह तुरंत उसके पास पहुंची और दाव से पूछा। सार्थक ने जाह्नवी की ओर सावधानी से देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। अरे कुछ नहीं, मुझे बस कुछ बुरा सा महसूस हुआ, इसलिए मैंने तैरने की अपनी मुद्रा बदल ली। जाह्नवी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अभी भी तुम्हारे बिल्कुल बगल में हूं। कोई असामान्य गतिविधि नहीं होगी। सार्थक ने शिकायत की, तुम्हारे आसपास होने की वजह से ही मुझे असहज महसूस होता है। उस समय वह सोच रहा था, आखिर वह नीली रोशनी और परछाई क्या है। उसे पूरा यकीन था कि लोगों का गायब होना निश्चित रूप से उस नीली रोशनी और परछाई से जुड़ा हुआ है। अचानक सार्थक का शरीर थोड़ा अकड़ गया। उन्हें हरिकेन सी रीजन के समुद्र तल पर कुछ नीली चादर जैसी वस्तुएं दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि वे गोले हैं, लेकिन करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ चादरें थीं, ऐसी चादरें जिनकी मोटाई न के बराबर थी। मैंने तो उस समय उसमें पत्थर भी फेंके थे, लेकिन पत्थर अंदर तो चले गए, पर नीली रोशनी के पीछे से कभी बाहर नहीं निकले। उस क्षण उसे लगा कि यह किसी प्रकार का टेलीपोर्टेशन पोर्टल है। लेकिन फिर उसने सोचा, आखिर कितने टेलीपोर्टेशन पोर्टल होते हैं, इसलिए वह उसके पास नहीं गया और न ही उसमें प्रवेश करने की हिम्मत की। अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मैंने अभी जो नीली रोशनी देखी, वह पहले देखी गई नीली रोशनी से कितनी मिलती जुलती थी। 1 घंटे से भी कम समय के बाद, जब भीड़ थोड़ी शांत हो गई और सार्थक और जाह्नवी उनके पीछे चले गए, तो कई लोगों ने काफी सहज महसूस किया। इसके अलावा परिसर के चारों ओर लोग घूम रहे थे, जिससे सभी को लगा कि निगरानी की व्यवस्था है और पानी में रहने वाले जीव जंतु ज्यादा बेखौफ होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे गति बढ़ती है, सार्थक और भी अधिक सतर्क हो जाता है। अचानक सार्थक को महसूस हुआ कि पानी का प्रवाह रुक गया है। उसी क्षण सार्थक की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। उसने आगे की ओर एक मुक्का मारा, जिसके बाद सुनहरी रोशनी की एक चमक दिखाई दी। अधिकार। इस समय सार्थक को अपने भेद खुलने की कोई परवाह नहीं थी। उसे अपने सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर बहते पानी का बहाव अजीब लग रहा था, मानो कोई दीवार उसे रोक रही हो। सार्थक जानता था कि दाव कोई दीवार नहीं थी, यह शायद नीली रोशनी की चादरों का एक समूह था। जैसे ही सार्थक ने अपने पंख पीछे की ओर फड़फड़ाए, उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी जाह्नवी पर पटक दी और साथ ही अपना संदेश भी दिया, जाह्नवी संदिग्ध है, उसे मार डालो। जाह्नवी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह मुस्कुराते हुए सोच रहा था, देखते हैं इस बार तुम कैसे बच निकलते हो। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि डेविड असल में भेष बदला हुआ सार्थक था और उसकी प्रतिक्रिया की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। आगे से एक आवाज आए, सब लोग चलते रहो। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ।
भीड़ भयभीत होकर पीछे मुड़ गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सार्थक और जाह्नवी पहले से ही लड़ रहे हैं, तो वे दहशत से भर गए। जाह्नवी पहले ही समूह से अलग हो चुकी थी और सार्थक का कांटा हवा में गायब हो गया था। दाव का कांटा कहाँ गया ये जानना असंभव था, वो उस रंगीन प्रकाश में कहीं खो गया होगा। सार्थक ने दाव से कहा, और करीब मत आओ। पानी के किसी भी असामान्य बहाव पर नजर रखो। अगर पानी के बहाव में कोई रुकावट दिखे तो तुरंत रास्ते से हट जाओ। पलक झपकते ही चारों दिशाओं से लोग मदद के लिए आ गए और दर्जनों लोग दौड़कर वहां पहुंच गए। दाव पी रहे किसी व्यक्ति ने कहा, शाबाश जाह्नवी, हमने तुम पर इतना भरोसा किया, लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी क्रूर होगी। कुछ ने अजगरों की तरह अपनी बंदूकें निकाल ली, कुछ ने तलवारों से हमला किया और कुछ ने अपने कवच खोल दिए। जाह्नवी का चेहरा बेहद गंभीर था। अचानक उसने अपना हाथ ऐसे हिलाया मानो उस पर किसी दिव्य शक्ति का आवेश आ गया हो। दिव्य रेशम के धागे बाहर निकले। फिर अचानक समुद्र के पानी में सैकड़ों नीले प्रकाश के टुकड़े प्रकट हो गए। पफ पफ पफ। पलक झपकते ही आगे बढ़ने वाले दर्जनों लोग सबकी नजरों से ओझल हो गए। शांतनु ने दाव से कहा, तैरते रहो, इधर मत आओ। सार्थक की चेतावनी सुनते ही शांतनु ने महसूस किया कि नीली रोशनी प्रकट होते ही उसके सामने की लहरें वापस उछल गईं और उसे पीछे धकेल दिया। सार्थक ने ठंडे लहजे में कहा, अब तुम जा सकते हो। मैं जाह्नवी का ख्याल रख लूंगा। जाह्नवी ने ताना मारते हुए कहा, तुमने बार बार मुसीबत खड़ी की है। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें कैसे पता चला? जाह्नवी पर दाव के दर्जनों प्रहार हुए। सार्थक की आभा तीव्र हुई और वांग ब जुबान मंत्र अविश्वसनीय गति से प्रयोग किया गया। समुद्र का पानी फट पड़ा और सुनहरी मुट्ठी की ऊर्जा उल्कापिंड की तरह तेज गति से आगे बढ़ी। जहां भी वह गुजरी, एक बवंडर पैदा कर दिया। दाव जल प्रवाह ने जाह्नवी को पूरी तरह से ढक लिया। हालांकि जाह्नवी के चारों ओर नीले प्रकाश के कई टुकड़े दिखाई दिए। सार्थक की मुट्ठी नीले प्रकाश के टुकड़ों से होकर गुजरी और यह स्पष्ट नहीं हो सका कि दाव कहां जाकर रुकी। धत्तेरी की। सार्थक अवाक रह गया। उसने पहले कभी ऐसा विचित्र प्राणी नहीं देखा था। ये किस तरह का तरीका था? उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई एंग्ल स्थानिक स्थानांतरण की शक्ति का उपयोग कर सकता है। रचित के पास भी यह क्षमता नहीं थी। जाह्नवी तेजी से चिल्लाते हुए चली गई, सार्थक, मैं जाह्नवी, ये दिन याद रखूंगी। हालांकि जब जाह्नवी भाग रही थी तभी अचानक एक आकृति प्रकट हुई। पलक झपकते ही 9 स्तरों की लहरें उमड़ पड़ीं और पलक झपकते ही इस हमले से जाह्नवी सैकड़ों मीटर दूर जा गिरी। सार्थक अवाक रह गया। हे भगवान, अवतार! जब शांतनु अभी भी दूसरी तरफ रुके हुए थे तभी एक और शांतनु जाह्नवी के सामने प्रकट हो गया। इससे सार्थक आश्चर्यचकित हो गया, इस व्यक्ति को इतनी कुशलता कहाँ से मिली। लेकिन जैसे ही जाह्नवी उड़ने लगी, एक और शांतनु प्रकट हुआ। हजारों छड़ीनुमा परछाइयां प्रकट हुईं और उनमें से एक ने सीधे जाह्नवी को भेद दिया। क्लिक। जाह्नवी का शरीर अचानक चमक उठा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। समुद्र के पानी में केवल फ्लैशस्टोन का एक टुकड़ा ही रह गया। शांतनु ने गुस्से में कहा, धिक्कार है, क्या तुम सच में मुझे गंभीरता से नहीं लेते? भागने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। सार्थक दंग रह गया, तुम तीनों, ये कैसे संभव है? शांतनु, चलो जल्दी करो और समूह के साथ मिल जाओ। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हुए अभी 10 सांसें भी नहीं गुजरी थी कि मुख्य सेना लगभग न के बराबर आकृतियों में सिमट गई। दर्जनों लोगों के अचानक गायब हो जाने से वे सचमुच भयभीत हो गए थे। जो लोग पहले आगे बढ़ने का इरादा रखते थे वे सब पीछे हट गए और कुछ तो तितर बितर हो गए। शांतनु ने श्राप देते हुए कहा, वे सब भाग गए, एक भी नहीं बचा। धिक्कार है, मैं सच में उन्हें बचाना नहीं चाहता था। सार्थक ने शांतनु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे, ये लोग पहली नजर में बेकार लग सकते हैं, लेकिन कौन जाने भविष्य में क्या होगा। रचित और मैंने बाहर काफी लोगों को नाराज कर दिया है। इन लोगों से अच्छे संबंध बनाना शायद फायदेमंद साबित हो। वे दोनों पूरी रफ्तार से उसके पीछे भागे। रास्ते में सार्थक ने शांतनु को हैरानी भरी निगाहों से देखा। बाकी 2 शांतनु जा चुके थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या वह अभी क्लोन था? क्लोन में इतनी जबरदस्त युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? शांतनु मुस्कुराया, यह मत सोचो कि यह अवसर केवल तुम्हें ही मिला है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यूं ही बेवजह उस गड्ढे में बैठा रहा? देखो तो सही, ये तीनों मैं ही हूं, जिन्हें 3 मूल शरीर कहा जाता है।
अफसोस की बात है कि इनमें कुछ सीमाएं हैं, इनके लिए आत्मा की शक्ति का एक विशेष उच्च स्तर चाहिए, नहीं तो मैं इन्हें तुम्हें ही दे देता। जब वे बात कर रहे थे तभी दोनों ने रूहानी को देखा, जो उनसे बीच रास्ते में मिलने का इंतजार कर रहा था। दोनों को ठीक देखकर रूहानी तुरंत उनके पास आए और पूछा, क्या जाह्नवी भाग गई? शांतनु, चिंता मत करो, ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर बच गया है और आगे कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा। जैसे ही शांतनु मुख्य समूह के साथ पहुंचने ही वाला था, सार्थक रुक गया। शांतनु चौंक गया, नहीं, क्या तुम सचमुच अंदर जाना चाहते हो? सार्थक, मेरे लिए अंदर एक अवसर है। तुम अकेले बाहर जाओ और याद रखना, अगाध दरार के बारे में किसी को मत बताना, वरना ड्रैगन नाव सबको मार डालेगी। आगे खतरा तो होगा, लेकिन जब तक जाह्नवी वहां नहीं है, मुझे विश्वास है कि तुम उससे पार पालोगे। शांतनु ने दांत पीसते हुए कहा, सावधान रहो, तुम 1 महीने से बाहर नहीं निकले हो। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। सार्थक बिना रुके मुड़ा और चला गया। दरअसल उनका शुरुआती लक्ष्य सिर्फ शांतनु को बचाना था, लेकिन एक व्यक्ति को बचाना पूरे समूह को बचाने के बराबर होता है। ये हजारों लोगों की टीम थी, देखने में तो वे बेकार लग रहे थे, लेकिन इन सभी लोगों ने शांतनु और उनके एहसानमंद होकर अपनी जान बचाई थी। अगर कुछ 100 पीले रक्त समुद्री खीरे इतने सारे लोगों की जान बचा सकते, तो वह ऐसा करने को तैयार होता। भले ही भविष्य में इन लोगों की जरूरत न पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सार्थक के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। उसे वास्तव में ड्रैगन नाव पर वापस लौटना था। जाह्नवी मूर्ख नहीं था। अगर वह इन लोगों को अपने पास रखना चाहता था, तो उसके पास इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। सार्थक को लगा कि इतने सारे लोगों को एक ही काम के लिए साथ रखना आसान नहीं हो सकता। ड्रैगन बोट पर जरूर कुछ राज छिपे होंगे। जहां तक भाग रहे समूह की बात है, घायल जाह्नवी में शायद रुकने की ताकत नहीं बची थी। अध्याय 499 पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूं। महीने की शुरुआत में मासिक वोट मांगना। समूह से अलग होने के बाद सार्थक का पहला गंतव्य स्वाभाविक रूप से ड्रैगन नाव था। आधे दिन बाद आखिरकार उसकी मुलाकात एक भूतिया नाविक से हुई। वह नाव पर कूद गया और भूतिया नाविक से उसे ड्रैगन नाव तक ले जाने के लिए कहा। लगभग 8 घंटे बाद सार्थक ड्रैगन नाव पर लौट आया। इस समय ड्रैगन नाव का पहला तल लगभग सुनसान था, सिवाय कुछ पूरी तरह से खोए हुए लोगों के। हालांकि उनकी युद्ध क्षमता को देखते हुए वे सार्थक के लिए कोई खतरा नहीं थे। सबसे ऊपरी मंजिल से परत दर परत नीचे उतरकर सार्थक का पता लगाया गया। उन्हें लगा कि जाह्नवी इतने लंबे समय तक यहां बिना कुछ किए नहीं रह सकती। ड्रैगन नाव पर जरूर कुछ सुराग होंगे। सार्थक के आश्चर्य के लिए खोज आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से संपन्न हुई। जहाज के पिछले हिस्से के पास चौथी मंजिल पर एक कमरे में सार्थक ने पाया कि वह कमरा बेहद बूढ़े लोगों की हड्डियों से भरा हुआ था। जी हाँ, वे बूढ़े थे। ऐसे कम से कम 30 कंकाल थे। ये लोग न केवल हड्डियों का ढांचा थे, बल्कि उनके बाल भी पूरी तरह सफेद थे। उनकी त्वचा झुर्रियों से ढकी हुई थी और उनकी हड्डियां पूरी तरह से कैल्शियमयुक्त प्रतीत हो रही थीं। सार्थक इन लोगों की उम्र का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था। सिर्फ कंकालों को देखकर ही यह स्पष्ट था कि वे प्राचीन ड्रैगन बोटमैन थे। लेकिन इतने सारे बूढ़े लोग ड्रैगन बोट पर आए कहां से? इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही है कि उन सामान्य लोगों के साथ कोई अज्ञात घटना घटी होगी, जिसके कारण उनके शरीर में तेजी से बुढ़ापा आ गया, जिसके परिणामस्वरूप उनका वर्तमान रूप सामने आया। क्लिक! एक तेज आवाज ने सार्थक का ध्यान खींचा। यह आवाज उसके पैरों के नीचे से आ रही थी। सार्थक ने नीचे देखा और अपने पैरों के पास बिखरे हुए कुछ सफेद गोले देखे। यह एक अंडे का छिलका है। सार्थक कुछ असमंजस में था। ये सफेद सीपियां बहुत कम थी। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली और उसे केवल 5 या 6 ही मिली, और उनमें से कोई भी बहुत बड़ी नहीं थी। जैसे ही सार्थक सफेद खोल को निश्चिंत होकर घूर रहा था, तभी वह अलौकिक आवाज उसके कानों में फिर से गूंज उठी। मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। सार्थक घबरा गया। तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो, माँ। सार्थक थोड़ा चौंक गया। माँ, ये तो किसी छोटे बच्चे के रोने जैसी आवाज क्यों आ रही है? सार्थक ने पूरे कमरे की तलाशी ली और उसे पुराने कंकाल और सफेद खोल के कुछ टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। जैसे ही सार्थक बाहर जाने वाला था, उसने अनजाने में एक कदम बढ़ा दिया। अच्छा नहीं है। जैसे ही सार्थक ने दरवाजे से एक कदम बाहर रखा, उसे खतरे का आभास हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि वह लापरवाह था, यह एक जाल था। सार्थक की आखिरी नजर जाह्नवी पर पड़ी, जो अपना पेट पकड़े हुए थी और पीले चेहरे से उसकी ओर देख रही थी।
तू हरामखोर है। अगले ही पल सार्थक कमरे से गायब हो गया। हाँ, दाव के कमरे का दरवाजा नीले प्रकाश के पैनल में बदल गया था। चूंकि नीला हिस्सा उसकी ओर नहीं था, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। जब सार्थक की दृष्टि फिर से साफ हुई, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जहां तक नजर जाती है, वहां तक अंतहीन, एक दूसरे को काटती हुई मूंगे की चट्टानें फैली हुई हैं। यहाँ का समुद्री जल रंगीन और बेहद खूबसूरत है। यहाँ का समुद्री जल अविश्वसनीय रूप से साफ है और जिधर भी देखो मूंगे की चट्टानें फूलों की तरह खिली हुई दिखाई देती हैं, जिनमें लाल, सफेद, पीले और हरे रंग आपस में गुथे हुए हैं। समुद्री शैवाल धारा के साथ बह रहे थे और समुद्री एनीमोन के गुच्छे हर जगह बिखरे हुए थे, जो फैलते और सिकुड़ते रहते थे। बड़े बड़े समुद्री क्लैम प्रवाल भित्ति के हर कोने को ढके हुए थे और अब वे प्लवकों का शिकार करने के लिए अपने टेंटिकल्स फैला रहे थे। सार्थक ने ऊपर देखा तो पाया कि समुद्र का पानी इतना साफ था कि लगभग पारदर्शी लग रहा था। यहाँ हर आकार की जानी पहचानी मछलियां झुंडों में तैर रही थीं। वहां सबसे आम छोटी सफेद मछली और धीमी गति से चलने वाली बड़ी पीली क्रोकर मछली पाई जाती थी। कभी कभी एक चाकू मछली तैरती हुई आती थी, जिससे पूरे झुंड में हलचल मच जाती थी। कभी कभार एक बड़ा मांसल कछुआ धीरे धीरे तैरता हुआ दिखाई देता था। उस बड़े कछुए के बगल में हमेशा एक छोटा कछुआ होता था, जो कभी कभार उससे रगड़ खाता था। सामान्य मछली पकड़ने का मैदान। सार्थक ने चारों ओर चक्कर लगाया और देखा कि विशाल नीले केकड़े इधर उधर रेंग रहे थे। एक छोटा सा लॉबस्टर अपना सिर बाहर निकाल रहा था, अपने पंजे ऊपर उठाए हुए चारों ओर देख रहा था, और एक टेंटिकल झींगा कभी कभी हमला कर एक बड़ी पीली क्रोकर मछली को चीर रहा था और धीरे धीरे उसे अपने घोंसले में खींच रहा था। बकवास। सार्थक ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। उसके सामने का नजारा लगभग अविश्वसनीय था। यहाँ के अधिकांश जीव साधारण मछली पकड़ने के क्षेत्र से थे, हालांकि वे साधारण मछली पकड़ने के क्षेत्र के जीवों से भिन्न थे। सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्र सामंजस्यपूर्ण नहीं होते। वहाँ के जीव जंतुओं में बुद्धि का अभाव होता है, वे केवल शिकार करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं, जिससे ऐसा सामंजस्य असंभव हो जाता है। लेकिन यहाँ यह इतना सामंजस्यपूर्ण है, यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। सार्थक ने अचानक अपनी आभा शक्ति को मुक्त किया और लहरों के एक झटके के साथ उसके चारों ओर सैकड़ों मीटर के दायरे में मौजूद सभी जीवित प्राणी अचानक सिकुड़ गए। केकड़े और लॉबस्टर अपने घोंसलों में चले गए, एनीमोन का फैलना और सिकुड़ना बंद हो गया, सभी बड़े समुद्री क्लैम अपने खोलों में सिमट गए और सबसे ऊपर मछलियां दूर तैरती हुई चली गईं। सार्थक के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि नीली मछली खाने वाले वास्तव में मरे ही न हो, या फिर वे इस जगह पर आ पहुंचे हों? नहीं नहीं नहीं, सार्थक बार बार खुद से कहता रहा कि कुछ गड़बड़ है। बात इतनी सरल नहीं हो सकती। नीली मछली खाने के बाद तो सिर्फ भ्रम ही रह गया था। क्या भ्रम भी वास्तविकता बन सकते हैं? मैंने हाथ बढ़ाकर समुद्री शैवाल की एक डंडी तोड़ी, उसे अपने हाथ में मसल दिया, फिर एक बड़ा समुद्री क्लैम उठाया और उसे थपथपाया। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से वास्तविक था। धिक्कार है, ये जगह कहाँ है? सार्थक को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। यह इतना खूबसूरत था कि मानो स्वर्ग हो। तीसरे स्तर का मछली पकड़ने का मैदान, अगाध दरार। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि यहाँ स्वर्ग है? मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। मदद के लिए फिर से चीखें सुनाई दी और सार्थक ने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि उन्हें यकीन था कि मदद की गुहार पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई थी। सार्थक, तुम कौन हो और कहाँ हो? मेरी मदद करो। अपनी बकवास लेकर भाड़ में जाओ। इस नौजवान मालिक को तुम्हें ढूंढने का मौका मत देना। सार्थक को अब वह ई या की आवाज सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसे हमेशा लगता था कि यह 1000 साल पुराने बांसुरी बजाने वाले जीव जैसा कोई प्राणी होगा। किसी भी हालत में उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि यहाँ कोई इंसान हो सकता है। समस्या यह है कि सार्थक दाव को नहीं जानता। आखिर किसने जाह्नवी को इस स्थिति में फंसाया और किस माध्यम से? अगर वह बस यूं ही इस चीज से छेड़छाड़ कर रहा था और किसी अनजान जगह पर पहुंच गया था, तो शांतनु उसे लाठी से कैसे गोद सकता था? इसके अलावा अगर जाह्नवी आत्महत्या करना चाहता, तो वह खुद को इतनी खूबसूरत जगह पर नहीं भेजता जहां बिल्कुल भी खतरा न हो। गड़गड़ाहट। सार्थक को अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ था कि अचानक उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हुई। अरे बाप रे, तुम्हें अभी से भूख लग गई? मेरा तो मुंह पूरे समय खाता ही रहा।
सार्थक ने झटपट एक चिप्स निकाला और मुंह में डाल लिया। आमतौर पर एक येलो ब्लड सी कुकुम्बर चिप्स उसके लिए आधे दिन के लिए काफी होता था। अब वह पूरी तरह से आलू के चिप्स में बदल गया था। सार्थक ने 20 से ज्यादा चिप्स खा लिए, तब जाकर उसे थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई। धिक्कार है, तो क्या यही शुरू से ऊर्जा का स्रोत रहा है? ये ठीक नहीं है। ऊर्जा का यह अवशोषण 1-2 साल से नहीं हो रहा है। जाह्नवी खुद को यहाँ कैसे भेज सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या जाह्नवी इंसान नहीं है, या वह किसी रूपांतरित प्राणी का अवतार है? सार्थक तुरंत मूंगे की चट्टानों में तैरने लगा। उसके मन में कई सवाल थे। उसे भूख क्यों लग रही थी, लेकिन ये साधारण समुद्री जीव तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। सार्थक ने अपनी आवाज सभी दिशाओं में प्रसारित की, जाह्नवी, मुझे पता था कि तुम कमीने दाव यहाँ हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह इस युवा स्वामी को मार डालोगे? सार्थक ने लापरवाही से एक बड़ा समुद्री क्लैम उठाया, एक हाथ से उसके खोल को हल्के से कुचला, क्लैम का मांस निकाला और उसे हिलाते हुए कहा, यह तो काफी मोटा है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ऊर्जा सोखकर तुम मुझे मार डालोगे? पहले इन समुद्री जीवों को मार डालो, नहीं तो क्या मैं इन्हें हमेशा के लिए नहीं खाता रहूंगा। स्लर्प। माँ। सार्थक जाह्नवी से बहस कर रहा था, तभी अचानक उसे एक प्यारी मीठी सी छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। सार्थक ने झट से अपना सिर घुमाया और देखा कि हथेली के आकार की, सुनहरी और सफेद रंग की एक मछली, जिसके सिर पर अजगर का सींग था और बड़ी बड़ी चमकदार आंखें उसे घूर रही थीं। हे भगवान! सार्थक तुरंत घबरा गया, उसका शरीर डगमगाने लगा और उसने जल्दी से उस आदमी से दूरी बना ली। जानकारी आंखों में प्रदर्शित होती है। नाम टाइम ड्रैगन काप। परिचय अज्ञात। रैंक 1। गुणवत्ता रहस्यमय। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 1000 अंक। उपभोग के प्रभाव। संग्रहणीय वस्तु, अवशोषक नहीं। सार्थक इतना अवाक रह गया था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके गले में एक छोटा सा सफेद झींगा मछली फंस गया हो। ये रहस्यमय प्राणी, जिसमें 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु हैं, लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट के समान स्तर की प्रजाति है। टाइम ड्रैगन काप ने डरते हुए सार्थक को पुकारा, माँ, माँ। सार्थक दंग रह गया, तुम कौन हो? ओह बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अध्याय 500 बच्चों को धोखा देने के परिणाम। महीने की शुरुआत में मासिक टिकटों की मांग करना। सार्थक शुरू में अपनी बेटी को स्वीकार नहीं करना चाहता था। हालांकि ये टाइम ड्रैगन काप ब्लैक और व्हाइट काप के बराबर ही शक्तिशाली है। इतना ही नहीं, ये छोटी सी जीव एबिसल फिशर में मची भीषण उथल पुथल का कारण भी हो सकती है। इससे इसकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। जब आपको किसी को सम्मानित करना ही है, तो अपने पिता को ही सम्मानित करें। टाइम ड्रैगन काप ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा, पिताजी? क्या मेरा कोई पिताजी है? सार्थक हंसते हुए बोला, पहले तुम इतने छोटे थे कि समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास एक पिता है। अचानक सार्थक के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपनी कड़ाई की सुई निकाली और उसे सीधे शून्य लोक की ओर इंगित करते हुए कहा, यहाँ बाहर आओ। निर्मल जल में एक आकृति प्रकट हुई, कोई और नहीं बल्कि जाह्नवी। जाह्नवी दहाड़ी, सार्थक, तुम मृत्यु को दावत दे रहे हो। अभी अभी जब जाह्नवी ने सार्थक को टाइम ड्रैगन काप से उसे पिताजी कहते हुए सुना, तो वह लगभग अपनी पैंट में पेशाब करने ही वाला था। आप भी तो एक दिव्य प्राणी हैं, है ना? आप अपने सामने मौजूद प्राणी को पहचानते तक नहीं, फिर भी आप उसे आपको पिताजी कहने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करते हैं। जाह्नवी ने घबराकर टाइम ड्रैगन काप से चिल्लाकर कहा, गुरुजी, उस पर विश्वास मत कीजिए, वह धोखेबाज है। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा, छोटे मालिक, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? तुम इंसान हो और मछली को मास्टर कहते हो। टाइम ड्रैगन काप की गोल आंखें थोड़ी झुक गईं, उसका भाव स्पष्ट रूप से दयनीय था, तुमने मुझसे झूठ बोला। जैसे ही टाइम ड्रैगन काप ने कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सार्थक ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। सार्थक ने परवाह नहीं की और तुरंत गंभीरता से कहा, बेटी, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैं सचमुच तुम्हारा पिता हूँ। देखो तुम्हारा पिता कितना सुंदर और आकर्षक है। हमें देखो, हम हर तरह से एक जैसे दिखते हैं। जाह्नवी की आंखें फटी रह गईं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम कहते हो कि यह मेरे बारे में सब कुछ है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जाह्नवी चिल्लाए, गुरुजी, ये तो अपने से पहले के सभी लोगों जैसा ही है, ये तो भोजन है। सार्थक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। खाना?
क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी लोग जो पहले समुद्र में कूदे थे, वे लोग जिन्हें जाह्नवी लेकर आई थी, इस टाइम ड्रैगन काप ने खा लिए हों? टाइम ड्रैगन काप ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें 2 बार झपकाईं। क्या सच में ऐसा नहीं है पापा? लेकिन बाकी खाना तो ऐसा नहीं है। जाह्नवी, छोटे स्वामी, उससे निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करो। वह गर्जन। सार्थक तुरंत चिल्लाया, लिटिल टाइम, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? तुम इंसानों को नहीं खा सकते, तुम इंसानों को नहीं खा सकते। बताओ, क्या तुमने किसी को खाया है? गर्जन। उसने अपने हाथ में मौजूद कढ़ाई की सुई को ड्रैगन धनुष से बदल दिया और फूश की आवाज के साथ 3 तीर चलाए, जिनमें से प्रत्येक जाह्नवी की ओर बढ़ते हुए फट गया। सार्थक चिल्लाते हुए हमला बोला, तू नीच है। तू मेरी बेटी से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुझे ये हिम्मत किसने दी? आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। सार्थक की हरकतों से टाइम ड्रैगन काप चौंक गया और डरपोक होकर पीछे हट गया। पहले से ही घायल जाह्नवी सार्थक का मुकाबला नहीं कर पाए और उसके हमले को बड़ी मुश्किल से सहन कर सकी। वूश वूश वूश। सार्थक, ये तो एक के बाद एक दांव है। आध्यात्मिक ऊर्जा के तीर बरसने लगे, मानो आकाश को भर दिया हो। जाह्नवी की चमत्कारिक बचाव क्षमता के बावजूद उसका शरीर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। बैंग बैंग बैंग। सीधे मुकाबले में जाह्नवी सार्थक की 5 सांसें भी नहीं सह सकी। निरंकुश सत्ता के आगे कोई भी चालाकी काम नहीं आती। जाह्नवी पर सार्थक ने बार बार हमला किया और उसके घाव पूरी तरह से ठीक होने से पहले ही सार्थक के एक तीर से वह घायल हो गया। इस समय जाह्नवी को बहुत अधिक मात्रा में खून की उल्टी हो रही थी। फिर भी उसने टाइम ड्रैगन काप को पुकारते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जल्दी से इसे सोख लो, जल्दी से इसे सोख लो। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो सिर्फ लेवल 1 का टाइम ड्रैगन काप है। ब्लैकी भले ही लेवल 1 पर ताकतवर था, लेकिन यह इतना जबरदस्त ताकतवर तो नहीं हो सकता, है ना? वह खुद तो एक एंग्ल है। पूरी ताकत से वह सस्पेंडेड एंग्ल के बराबर है। क्या लेवल 1 की एक छोटी मछली उसे मार सकती है? भले ही वह कोई दिव्य प्राणी ही क्यों न हो, ऐसा नहीं हो सकता। सार्थक को इस बात पर विश्वास नहीं था। हालांकि ये देखकर कि टाइम ड्रैगन काप काफी छोटा लग रहा था और कुछ भी नहीं समझता था, सार्थक ने तुरंत टाइम ड्रैगन काप की तरफ 100 से अधिक कुरकुरे चिप्स फेंक दिए। दाओ बेटी, दरवाजे की रखवाली करने की सारी बातें झूठी हैं। असली बात तो यह है कि तुम्हें अच्छा खाना कौन देता है। अपने पिता को देखो, मैं ये सारा स्वादिष्ट खाना तुम्हारे लिए बचाकर रख रहा हूं, भले ही मैं खुद इसे खाने की हिम्मत नहीं कर सकता। डरा। सार्थक ने देखा कि टाइम ड्रैगन काप पानी में सैकड़ों क्लोन में बदल गया, बिल्कुल एक एल्फ की तरह, और अगले ही पल सारे चिप्स उसके मुंह में थे। स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। जाह्नवी ने सार्थक पर गरजते हुए कहा, अरे हरामखोर, तू खुद मुसीबत मोल ले रहा है। तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि दाव क्या कर रहा है। सार्थक ने उठकर जाह्नवी के पेट में लात मारी और बोला, मुझे नहीं पता दाव क्या कर रही है। मुझे डर है कि तुम्हें भी नहीं पता कि दाव क्या कर रही है। तुम मेरी बेटी की अभिभावक होने का नाटक क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। टाइम ड्रैगन काप ने एक कुरकुरे चिप्स को चबाया, फिर पलक झपकते ही सार्थक के बगल में प्रकट हुआ। मुझे मत मारो, जाह्नवी और मेरा एक अनुबंध है। सार्थक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे बाप रे, कोई अनुबंध है? कैसा अनुबंध? क्या मछलियां हमेशा से मनुष्यों के लिए अनुबंधित आत्मा प्राणी नहीं होती? भला मछलियां मनुष्यों को कैसे अनुबंधित कर सकती हैं? हालांकि सार्थक की आंखें चमक उठी। वैसे भी टाइम ड्रैगन काप अभी छोटा है और कुछ नहीं समझता, इसलिए वह उसे पकड़कर उसके बारे में शेख ही बघार सकता है। तब सार्थक ने दाव को डांटते हुए कहा, तुम्हें उससे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए किसने कहा? क्या तुमने अपनी माँ से पूछा? क्या तुम्हारी माँ सहमत हुई? क्या मैं सहमत हुआ? टाइम ड्रैगन काप का सामना सार्थक जैसे किसी व्यक्ति से पहले कभी कैसे हुआ था? अपनी परिपक्वता के बावजूद सार्थक द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद वह तुरंत कुछ मीटर पीछे हट गई। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, पलकें झुकी हुई थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने ही वाली हो। सार्थक बाला दाव, भले ही पापा थोड़ा देर से आए और तुम्हें बड़े होते हुए नहीं देख पाए, क्योंकि पापा को उस समय कुछ काम था। अब देखो, पापा तो यही है ना? बोलते बोलते सार्थक ने सैकड़ों और चिप्स फेंक दिए और सोचने लगा, चलो पहले इस छोटे से जीव को बेवकूफ बना लेते हैं। जहां तक जाह्नवी की बात है, उसे मैं बाद में मारूंगा, मुझे अभी उससे बहुत सारे सवाल पूछने हैं।
हालांकि जब सार्थक को लगा कि जीत उसकी मुट्ठी में है, तभी जाह्नवी ने अचानक मुंह भरकर खून उगल दिया। खून ने समुद्र के पानी में एक अजीबोगरीब आकृति बना दी। जाह्नवी का प्रचंड दाव, गुरुजी कृपया मेरी सहायता करें। सार्थक ने तुरंत जाह्नवी के पेट में लात मारी और कहा, चुप रहो, मैं मालिक हूं, मेरी बेटी को बहकाने की कोशिश मत करो। टकराना। सार्थक दोबारा लात मारने ही वाला था कि अगले ही पल उसे अपने ऊपर एक लहर का जोरदार प्रहार महसूस हुआ। वह महज एक लहर थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसमें लाखों पाउंड का बल समाया हो। सार्थक के संभलने से पहले ही वह मूंगे की चट्टान से जा टकराया, जिससे उसका एक हिस्सा टूटकर बिखर गया। हे भगवान, यह क्या है? सार्थक के उठने से पहले ही उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन कांपती हुई महसूस हुई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर प्रहार किया हो। फिर एक और लहर जोर से टकराना। इस बार सार्थक ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि समुद्र का पानी लाखों पाउंड के बराबर भारी है, जिससे उसके लिए हिलना डुलना असंभव हो गया। कौन? समुद्र से एक विशाल प्रेत जैसी आकृति प्रकट हुई, जिसका सिर अजगर के सींगों से सुशोभित था और चेहरा चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। हालांकि वह मात्र एक प्रेत थी, फिर भी उसने सार्थक को अंदर तक भयभीत कर दिया। माँ! केवल थोड़ी देर के लिए ही ड्रैगन कार्प ने उस विशालकाय प्रेत पर झपट्टा मारा और उस बड़ी मछली से रगड़ने की कोशिश की। परिणामस्वरूप उसका छोटा शरीर पानी के आकार के मायावी प्रतिबिंब के ठीक बीच से गुजर गया। बड़ी मछली असहाय लग रही थी और उसने दाव को दिलासा देते हुए कहा, बच्चे अच्छे बनो, यह आदमी झूठा है। लिटिल टाइम ड्रैगन कार्प चौंक गया, क्या वह मेरे पिताजी नहीं है? उन्होंने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया था। टकराना। सार्थक को अचानक अपने कंधों पर भारी दबाव महसूस हुआ। उसी क्षण वह चौंक उठा, हे भगवान, क्या सच में उसकी माँ है? वह अपनी माँ को ढूंढ रहा है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है, और तुम तो पूरे समय यहीं थी, अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई? अगर मुझे पता होता कि दाव वहां है, तो मैं निश्चित रूप से इस तरह शेखी नहीं बघारता। गर्जन। वांग बाहुवान मंत्र। सार्थक के लिए ये दबाव असहनीय था, इसलिए उसे वांग बाजुवान मंत्र का प्रयोग करना पड़ा। 5 गुना अधिक शक्ति के साथ सार्थक ने तुरंत ही इस अत्यधिक दबाव को सहन कर लिया। हालांकि वह किसी तरह खुद को संभाले रखने में कामयाब रहा, उसका पूरा शरीर लाल हो गया और आखिरकार वह खड़ा होने में सफल हो गया। ये बड़ी मछली कुछ हद तक अप्रत्याशित थी और यह व्यक्ति कुछ अलग सा लग रहा था। सार्थक को लगा जैसे एक और लहर उस पर टूट पड़ी हो। उसने दबी हुई दहाड़ मारी, उसकी मुट्ठियां कांप उठीं और कलाई के एक झटके से पानी से एक चमकदार मुट्ठी के आकार की प्रकाश की किरण फूट पड़ी। बूम! सार्थक दूर जा गिरा, लेकिन सार्थक के मुंह से लहर भी चकनाचूर हो गई। सार्थक ने बड़ी मछली को घूरते हुए कहा, चालबाजी कर रहे हो, झींगा स्वर्ग की ओर बढ़ता है, छोटा सोना, मुझे अपने वश में कर लो। छप छप, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। जैसे ही 9 तारा श्रृंखलाएं हवा में बेतहाशा लहराईं और सार्थक के पंख निकल आए, उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। वांग बाजुवान मंत्र के साथ मिलकर सार्थक व्यावहारिक रूप से अपनी चरम सीमा पर था। जाह्नवी दंग रह गई। क्या ये व्यक्ति सचमुच इतना शक्तिशाली था? सार्थक गुर्राया, तुम लोग खाते हो, क्या तुम मुझे सबक नहीं सिखाओगे? ये मुक्का खाओ। बस इस मौके के साथ सार्थक ने एक अदम्य प्रचंड शक्ति का विस्फोट किया। समुद्र के पानी में धंसा हुआ विशाल मुक्के का निशान चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ा। सार्थक को यह आभास हो गया कि यह प्रेत मात्र एक विचार मात्र था। उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा क्या वह सचमुच मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था? इतने शक्तिशाली प्राणी से लड़ने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना होगा। इसलिए चाहे वह जीत सके या न जीत सके, सार्थक को वह मुक्का मारना ही था और हार नहीं सकती थी।